शाम के 7 बज रहे थे। काव्या और नैना दोनों स्कूटी पर सवार होकर रंधावा म्यूजिक स्टूडियो की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से दोनों 9 बजे के आसपास स्टूडियो पहुंचे। काव्या जल्दी से नैना को स्कूटी लगाने को कहकर लिफ्ट से चलने को कहती है। वो दोनों जैसे ही लिफ्ट से फ्लैट नंबर 205 के पास आते हैं तो स्टूडियो बंद था। नैना उस स्टूडियो पर लॉक लगे हुए देखकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, सारी मेहनत बेकार हो गई, क्या फायदा यहाँ जल्दी जल्दी आने का। तुम सच कह रही है, हमें इन्फॉर्म तो कर देते, एक तो इतनी दूर, ऊपर से ट्रैफिक जाम, फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि स्टूडियो बंद है, अब क्या करें। नैना नैना मुस्कुराते हुए बोली, करना क्या है, वसोवा आए हैं तो बीच घूमने चलते हैं। वो उसका सर छूते हुए बोली, तू पगला गई है क्या, रात के 9:30 तुझे बीच पर घूमने जाना है। मुझे सनसेट देखना है, लेकिन इतनी रात को वहां नहीं जाना है। घर से जल्दी जल्दी निकलने की वजह से खाना भी नहीं खाया मैंने, चलना पहले कुछ खाते हैं। नैना और काव्या दोनों एक स्ट्रीट फूड के पास आते हैं और पाव भाजी लेकर खाने लगे। दोनों वापस घर जाने के लिए निकल पड़े। अगले दिन कॉलेज जाने के लिए दोनों बहनें साथ में निकल पड़ी। कॉलेज गेट से अंदर आते ही दोनों ने ठान लिया था कि अगर डेविल ग्रुप ने कुछ किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। पार्किंग एरिया में अपनी स्कूटी लगाकर वो दोनों कॉरिडोर की ओर जाने लगे। कैंपस में सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी वीडियो और पिक्चर के लाइक्स और कमेंट्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी नैना एक चश्मिश के मोबाइल को लेकर काव्या की वीडियो देखते देखकर गुस्से से लाल होकर कहने लगी, ये सब करने आते हो कॉलेज, मेरी बहन का वीडियो तूने भी बनाया, अब सोनिया से 10,000 रुपये लोगे, तुम सब शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को गाइज, अपने ही क्लासमेट का मजाक बनाते हुए। तभी वो चश्मिश नैना की बातें सुनकर कहता है, तुम मुझे सुना रही हो, मैं अपने मोबाइल से ये सब कुछ डिलीट कर दूंगा, बाकी सबका क्या बताओ मुझे, आज मैं इस सोनिया को नहीं छोड़ूंगी। तभी कॉरिडोर से काव्या की जोर से चीखें सुनाई देती हैं। सब उसकी ओर भागकर जाने लगे। तभी सबके कदम एकाएक रुक गए। सोनिया की डेथ बॉडी को देखकर पूरे चेहरे पर और बॉडी पर स्कैल्पिन से कट के निशान बने हुए थे। काव्या देखती है सोनिया का गला काटा हुआ है। वो डर के मारे अपनी अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है। सोनिया की डेथ बॉडी को देखकर पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स में हाहाकार मच गई थी। सब चीखने लगे, इतनी बुरी तरह से उसका चेहरा खराब किया गया था जैसे किसी ने बदला लिया हो। नैना उसे देखकर अपने कदम पीछे करने लगी। वो काव्या से जा टकराई। काव्या उसे संभालते हुए बोली, तू ठीक है ना, मैं प्रिंसिपल सर को बुलाती हूँ। तभी डेविल ग्रुप के मेंबर शनि, मैंडी और अर्जुन भी भीड़ को देखकर आने लगे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सोनिया की डेथ बॉडी पर पड़ी वो लोग तो मानो जैसे सदमे में चले गए हो। सोनिया की डेथ बॉडी को ऐसे कॉलेज कॉरिडोर में देखकर पूरे कॉलेज में हाहाकार मच गई थी। सारे स्टूडेंट्स इतने डरे हुए थे कि आखिर ये सब अचानक से कैसे हो गया। कल कॉलेज में ही तो सोनिया को सारे जूनियर के साथ रैगिंग करते हुए देखा था और आज उसकी डेथ बॉडी देखने को मिल रही है। अर्जुन, मैंडी और शनि तीनों तो अभी भी शॉक में ही थे। प्रिंसिपल सर, क्लास टीचर, लाइब्रेरियन समेत सभी लोग हैरान होने के साथ साथ परेशान भी थे। कॉलेज में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी की डेथ बॉडी इतने बुरे हालत में मिली थी। प्रिंसिपल मिस्टर सुरेश राय जादा अपने सारे स्टूडेंट्स को शांत कराते हुए बोले, स्टूडेंट्स प्लीज आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ जो कुछ भी हुआ है, जिसने भी ऐसी घिनौनी हरकत की है वो तो नहीं बच सकते हैं। मैंने पुलिस स्टेशन कॉल कर दिया है, कुछ ही देर में सारे पुलिस ऑफिसर आते होंगे। प्लीज आप लोग ऐसे घबराए नहीं, बल्कि हिम्मत जुटाकर सब एक दूसरे के साथ रहे। प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट्स को क्लासरूम जाने को कहते हैं, लेकिन तभी एक लड़का अपने मोबाइल को निकालकर सोनिया की डेथ बॉडी का पिक्चर लेने लगा। उसे ऐसे पिक्चर लेते हुए देखकर अर्जुन गुस्से से लाल हो गया और उसका मोबाइल छीनते हुए कहा, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या, ऐसे पिक्चर लेते हुए तुम स्टूडेंट के नाम पर धब्बा हो, अगर ये हरकत दोबारा किया तो तुम्हारा ये मोबाइल सड़क के किनारे टूटा हुआ नजर आएगा। वो उसे मोबाइल दे देता है तो वो लड़का उल्टा अर्जुन को झाड़ते हुए कहा, तुम्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि तुम लोगों ने अपने डेविल ग्रुप के मेंबर को खोया है, लेकिन कभी सोचा है ये खबर सुनकर वो सब लोग कितने खुश हो जाएंगे जिन्होंने इस लड़की की वजह से अपनी बेटी को खोया था। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है इसे ऐसे देखकर, और नहीं खुशी, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा मिलकर रहता है। काव्या को उस लड़के की बात को सुनकर बहुत ही तेज गुस्सा आया। वो उस लड़के को घूरते हुए कहा, ऐसी बकवास करते हुए शर्म आती भी है या नहीं। काव्या प्लीज, कल तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ कहीं तुमने ही तो इसका मर्डर तो नहीं कर दिया, वो लड़का कहता है। तभी दूसरा लड़का अपने मोबाइल को जैसे ही देखता है और जोर से चिल्ला उठा, गाइज इस सोनिया का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि इस नैना ने किया है, ये देखो वीडियो, इसमें तो नैना बोल रही है कि वो सोनिया का मर्डर कर देगी। सारे लोग उस वीडियो को देखने लगे। अर्जुन, शनि और मैंडी भी वीडियो देखने लगे। सब शक भरी निगाहों से नैना को देखने लगे। नैना अपने कदम पीछे करने लगी। तभी काव्या उसका हाथ पकड़ते हुए सबकी ओर देखते हुए तंज कसा और गुर्राते हुए बोली, क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम सब, मेरी बहन इस सोनिया का मर्डर क्यों करेगी, तुम सब ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। पुलिस ऑफिसर अपनी जीप से कॉलेज गेट से अंदर आ रहे थे। स्टूडेंट्स तो नैना को ही मर्डर समझ रहे थे। नैना रोए जा रही थी और काव्या उसे चुप कराते हुए अर्जुन के पास आती है और उसके सामने आकर कहने लगी,
अर्जुन, तुम्हें भी लगता है कि मेरी बहन ने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का मर्डर किया है? काव्या की मासूमियत भरी आवाज को सुनकर अर्जुन की निगाहें उसकी झील सी गहरी आंखों को देखने लगा। जैसे उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही हो, उसकी आंखें बयां कर रही हो कि वो झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन वो इस बात को भी नहीं झुठला सकता था कि उसकी बेस्ट का खून कहीं ना कहीं नैना ने ही किया है। वो थोड़ी देर के लिए तो जैसे खो गया था, तभी अर्जुन के कुछ बोलने से पहले ही शनि गुस्से से दहाड़ते हुए कहने लगा, तुम्हारी ये बेचारी बहन ने कल धमकी दी थी ना सोनिया को, सबने सुना और अच्छा हुआ कि किसी ने इन दोनों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया ताकि लोगों को भी तो पता चले यहाँ कैसे कैसे खूनी पड़ने आते हैं। काव्या गुस्से से, एक मिनट शनि, मैं चुप होकर सुन रही हूँ तुम्हारी बातों को। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बहन एक मर्डरर है। मेरी बहन ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? सोनिया की डेथ बॉडी को देखकर तुम्हें तो समझ जाना चाहिए कि इतनी बुरी तरह से कोई सीरियल किलर या फिर कोई ऐसा इंसान जो रिवेंज लेना चाहता हो, देखो उसकी हालत को। मैंडी उसे समझाते हुए कहा, शनि यार झूठ मूठ का पंगा क्यों ले रहा है? हम सब अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो चुके हैं, इस टाइम हम झगड़ा क्यों करें? पुलिस ऑफिसर आ चुके हैं, वो प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हैं, अभी एम्बुलेंस सोनिया की डेथ बॉडी को लेकर चली जाएगी। अब तक तो सोनिया के पेरेंट्स को भी पता चल गया होगा। काव्या फिर से अर्जुन से मिन्नतें करते हुए बोली, अर्जुन जिस तरह दुख हुआ है तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोकर मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी बहन को प्लीज ऐसे बदनाम तो मत करो। कुछ नहीं, क्या है, मेरी बहन ने पुलिस ऑफिसर आ गए हैं, वो तो कल गुस्से में नैना ने सोनिया से कह दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बहन एक खूनी है। काव्या की नज़र जैसे ही सोनिया की डेथ बॉडी पर पड़ी, वो उसके पास रखे हुए स्कैल्पिन को देखती और उसके हाथों की मुट्ठी बंधे हुए देखती है। वो सबकी नज़रों से बचकर सोनिया के बंधे हुए मुट्ठी को खोलकर देखती है तो उसमें पेंडेंट का आधा टूटा हुआ टुकड़ा था। वो उस पेंडेंट के हिस्से को लेकर अपने बैग में डाल देती है। वो फिर अर्जुन के सामने आकर कहने लगी, लेकिन अर्जुन उसकी एक बात नहीं सुनता है। प्रिंसिपल सर इंस्पेक्टर के साथ आ चुके थे, लेडी कांस्टेबल नैना के हाथों को हथकड़ी पहनाते हुए उसे ले जाने लगे। नैना रोए जा रही थी। काव्या खुद को संभालते हुए नैना के पास आती है और उसे हिम्मत देते हुए बोली, नैना तूने कुछ नहीं किया है, ये मैं जानती हूँ और मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मुझ पर भरोसा रख। इन सब के पीछे जो कोई भी है उसे मैं ढूंढ कर रहूंगी, तू रोना मत। नैना रोते हुए, मैंने कोई खून नहीं किया है, ये लोग मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? काव्या, इन लोगों को मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? एम्बुलेंस सोनिया की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली गई। इंस्पेक्टर मर्डर वेपन को एविडेंस के तौर पर रख लेते हैं और काव्या की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम अपनी बहन को बचाने के लिए इतना गिड़गिड़ा रही हो, लेकिन अगर सच में तुम्हारी बहन ने ये मर्डर किया है तो वो कभी नहीं बच सकती है। अगर वो बेगुनाह है तो सबूत इकट्ठा करो और उस इंसान को ढूंढो जिसने ये मर्डर किया है। इंस्पेक्टर की बात को सुनकर काव्या के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, एक पल में इतना सब कुछ कैसे हो गया। नैना को पुलिस लेकर जा रही थी। प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहते हैं कि ये बात कॉलेज से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि कॉलेज के बहुत ज्यादा गलतोटेशन का सवाल है। अर्जुन, मैंडी और शनि तीनों अपना स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन जाने लगे। काव्या वहीं कॉरिडोर में बैठकर रोते हुए अपने मन में सोचकर कहने लगी, माँ मैं यहाँ अपने सपने को पूरा करने आई थी और क्या से क्या हो गया। पहले आप मुझे छोड़कर चली गई, मासी ने मुझे अपनाया, मुझे अपनी बहन मानने वाली नैना के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, कोई ऐसा नहीं है जिसे मेरी बातों पर विश्वास हो, जो मेरी मदद करे। आखिर क्या गलती हो गई मुझसे? वो अपने आंसू पोंछकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ी। पुलिस स्टेशन में तीनों दोस्तों से इंस्पेक्टर पूछताछ कर रहे थे और उनका स्टेटमेंट को नोट कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर शिंदे सबसे पहले अर्जुन का स्टेटमेंट नोट करने के लिए उससे पूछते हैं, मिस्टर अर्जुन रंधावा, कल कॉलेज में आप सब साथ में थे, उसके बाद आप सोनिया से दोबारा मिले या फिर कोई फोन कॉल आया हो? क्या आपको पूरा यकीन है कि उनका मर्डर मिस नैना ने ही किया है? अर्जुन इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर कल सोनिया बहुत ही खुश थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली थी। बॉयफ्रेंड? इंस्पेक्टर बहुत ही आश्चर्य से अर्जुन को देखते हुए बोले। अर्जुन, हाँ, डेट पर। कल ही कॉलेज में हम सबको पता चला कि वो किसी से प्यार करती है। हमारे पूछने के बावजूद उसने ये कहकर टाल दिया कि वो खुद उस लड़के से सबको मिलवाएगी। इंस्पेक्टर शिंदे, तो क्या ऐसा कुछ देखा है आपने जिससे ऐसा लगा हो या फिर सुना हो? अर्जुन, नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। एक बात और, सोनिया डेट पर जाने से पहले ब्यूटी पार्लर गई थी, उसके बाद मुझे संजीवनी हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आया और मैं वहीं चला गया। अगर आपको शक है तो आप डॉक्टर से जाकर पूछ सकते हैं। अर्जुन उन्हें सारी बातें बताता है। इंस्पेक्टर एक एक करके सबका स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन शनि की बातों को सुनकर दोनों फ्रेंड्स तो शॉक्ड हो गए। शनि कहता है, रात के 9 बजे सोनिया ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं उस टाइम डिस्को में था, जिससे उसकी आवाज को ठीक तरह से नहीं सुन सका। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो घबराई हुई हो, मुझे लगा वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैंने उसकी बातों ना सुनकर कॉल कट कर दिया, बस यही गलती कर दी मैंने। आई एम सॉरी, अगर मैंने उसकी बात सुन ली होती तो आज वो जिंदा होती, लेकिन मेरी वजह से मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया।
मैंडी गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, जिस दिन तुम पर कोई मुसीबत आएगी और तुम जब किसी को कॉल करोगे और कोई तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करेगा तब तुझे पता चलेगा। उसके गुस्से को शांत कराते हुए अर्जुन इंस्पेक्टर से कहता है, मैं एक बार नैना से मिलना चाहता हूं सर। इंस्पेक्टर शिंदे, नैना को खूनी तभी माना जा सकता है जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये एक सोची समझी मर्डर मिस्ट्री हो। मैंने बहुत से मर्डर केस को सॉल्व किया है लेकिन ये केस बहुत ही उलझा हुआ है। अब इस मर्डर मिस्ट्री केस को सुलझाने में अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो है फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आशुतोष घोष। अर्जुन इंस्पेक्टर शिंदे की बातों को सुनकर शनि और मैंडी की तरफ देखने लगा। काव्या भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। वो इंस्पेक्टर के सामने आकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर मुझे अपनी बहन से मिलने दीजिए प्लीज। आप लोगों को भले ही यकीन ना हो लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बहन निर्दोष है और मुझे साबित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। तभी अर्जुन काव्या को इस तरह से देखकर कहता है, तुम यहाँ भी आ गई। मुझे लगता है कहीं तुम अपनी बहन का बचाव इसलिए तो नहीं कर रही हो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का मर्डर तुमने क्या हो। काव्या को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो सिचुएशन को समझते हुए कहती है, अर्जुन मर्डर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं अपनी बहन का बचाव कर रही हूँ क्योंकि मुझे उस पर यकीन है। तुम सबने देखा ना, सोनिया के चेहरे और बॉडी पर स्कैल्पिन से वार किया गया था। वो एविडेंस अभी भी इंस्पेक्टर के पास है। मुझे तो लगता है खूनी एक ऐसा इंसान है जो तुम लोगों से रिवेंज लेना चाहता हो, जिसके दिल में सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं बचा हो। इंस्पेक्टर शिंदे उन दोनों को नैना से मिलवाने ले जाते हैं। नैना को अपना गुनाह कबूल करने के लिए उसे टॉर्चर भी किया जा चुका था। काव्या जैसे ही उसके पास आती है वो उसे इस तरह से लहूलुहान देखकर रोने लगी लेकिन नैना बस एक ही बात दोहराए जा रही थी कि उसने सोनिया का मर्डर नहीं किया है। काव्या नैना को इस हालत में देखकर रोते हुए बाहर चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे अर्जुन भी आता है। उसे रोते हुए देखकर वो कहता है, अभी तक साबित नहीं हुआ है कि खूनी कौन है, लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि खून तुम्हारी बहन ने किया है तो क्या करोगी? काव्या, तुम्हें क्या लगता है मैं मान लूंगी कि ये सब मेरी बहन ने क्या है? जो लड़की एक छिपकली से डरती हो वो ऐसा कुछ कर सकती है? अर्जुन, तुमने शायद अपनी लाइफ में कभी कुछ खोया नहीं है लेकिन मैं इस शहर में आई थी अपने सपने को पूरा करने, अपने पढ़ाई को पूरा करने। लेकिन डेविल रूप को ऐसी हरकत करते हुए देखकर एक चीज समझ में आ गई है मुझे कि जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने ना सही लेकिन तुम्हारे 3 दोस्तों ने जिस तरह की घटिया हरकत अपने जूनियर के साथ करते हैं, अगर कोई तुम्हारे साथ करे तो पता चलेगा। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी बहन निर्दोष है? मैं मासी को क्या कहूंगी? सब लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं मेरी वजह से। वो बोलते बोलते बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि अर्जुन उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। वो उसके चेहरे को ही देख रहा था तभी शनि और मैंडी आ जाते हैं। शनि तो अर्जुन की बाहों में काव्या को देखकर कहता है, ये क्या है? तुम उसे अपनी बाहों का सहारा दे रहे हो जिसकी बहन ने हमारी बेस्ट फ्रेंड का मर्डर किया। इसे यही मरने के लिए छोड़ दो। लेकिन मैंडी को शनि की बातें सुनकर उल्टा उसे सुनाते हुए बोला, तुम्हारी इसी आदत की वजह से सोनिया हमारे बीच नहीं है। अर्जुन, ये शायद बेहोश हो गई है, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, उसके बाद सोनिया के पेरेंट्स से मिलने चलते हैं। एक पल में सब कुछ बदल गया। मेरी आंखों ने देखे हुए सपने को थोड़ा और ठहरना होगा, थोड़ी देर और रुकना होगा। मंजिल दूर नहीं, बस रास्ते थोड़े कठिन है। वक्त बदला जरूर था लेकिन मैं अभी भी वही हूँ। थोड़ी देर और सही लेकिन खबर है कि मेरी मंजिल मुझसे दूर सही लेकिन नाराज नहीं। मैंडी की बातें सुनकर अर्जुन काव्या को हॉस्पिटल लेकर आता है। वो उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट करके छोड़कर अपने दोस्तों के साथ सोनिया के घर चला गया। सोनिया का घर। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जैसे ही अंदर आता है वो देखता है सोनिया के पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें इस तरह रोते हुए देखकर अर्जुन उन दोनों को चुप कराता है। सोनिया के डेट के पास बैठकर मैंडी उनसे जानने की कोशिश करता है आखिर कल रात उसने अपने डेट को कॉल तो जरूर किया होगा ना, या फिर कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जिक्र किया होगा। लेकिन उसके डेट तो अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते थे कि कभी वो अपनी बेटी के बारे में कुछ जान ही नहीं सके। वो दोनों तो खुद हैरान थे कि सोनिया किसी को डेट भी कर रही थी। वो तीनों घर के बाहर आते हैं। सोनिया के डेट को पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। वो दोनों पति और पत्नी पुलिस स्टेशन जाने के लिए घर से जाने लगे। अर्जुन अपने दोस्तों से गाइज अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इन सब मामले के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सोनिया का बॉयफ्रेंड एक मिस्ट्री की तरह उलझकर रह गया है। कौन है, कहां से आया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस एक क्लू मिल जाए उसके बाद मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। मैंडी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, कुछ भी हो लेकिन उस किले को अब नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि नैना ने ये सब क्या होगा। मेरा दिल कहता है कि वो निर्दोष है। काव्या की बात मान लेते हैं। यारा पता नहीं कितना टॉर्चर हो रही होगी वो मासूम लड़की। मैंडी की बातें सुन शनि गुर्राते हुए कहा, तू जानता भी है क्या कह रहा है? मुझे तो शक भी होता है कि तू सोनिया का बेस्ट फ्रेंड था भी या नहीं। कहीं तुम्हारा दिल उस मासूम सी लड़की नैना पर तो नहीं आ गया ना? लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया ना? ओए अपनी ये बकवास बंद कर वरना ऐसा पंच मरूंगा की शक्ल बिगड़ जाएगी। जो मुंह में आता है बोले जा रहा है। अर्जुन, इसे कह दे मुझसे पंगा ना ले। मैंडी के ऐसा कहते ही अर्जुन उसे चुप कराते हुए, झगड़ो जितना झगड़ना है आपस में।
अभी हम सब किस सिचुएशन में है ये तुम दोनों के समझ के परे है। हमने अपनी दोस्त को खोया है, कौन है कहाँ का है कुछ भी खबर नहीं है, पागल हो रहा हूँ मैं, मेरी लाइफ में कम प्रॉब्लम नहीं है, अब एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा हमें। तुम्हें याद नहीं लेकिन हम चारों ने मिलकर एक प्रॉमिस किया था कि हमारी दोस्ती तभी टूटेगी जब हम चारों में से कोई एक नहीं रहेगा, और आज वही हो रहा है। सोनिया के जाने से हमारी दोस्ती में दरार आ ही गई, जिसकी शुरुआत आज शनि और मेहंदी के बीच हुई बहस के कारण। अब तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। अर्जुन रुक जा यारा, हो सके तो आज जल्दी ही अपने घर चले जाना, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आज क्या है तू अच्छे से जानता है, अपने लिए ना सही अपनी माँ के लिए ही सही हम सब भी आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जरूरत वहां ज्यादा है। मेहंदी। अर्जुन मेहंदी को देखता है और अपनी बाइक पर सवार होकर जाने लगा। वो बाइक चला तो रहा था लेकिन अभी भी वो आज हुए हादसे के बारे में ही सोच रहा था, अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा था कि उसे होश आया कि उसने काव्या को एडमिट करके छोड़ दिया था। वो अपनी बाइक को हॉस्पिटल के रास्ते मुड़कर जाने लगा। एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके सेकंड फ्लोर पर एक आदमी जो अपने चेयर पर बैठे हुए था, वो अपने हाथ में टीवी रिमोट लेकर म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी उसके डेस्क पर रखा हुआ मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करते हुए हेलो। दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती। वो घबराते हुए बोली, डॉक्टर घोष, मैं जिया बोल रही हूँ, आपको इंस्पेक्टर शिंदे ने फोरेंसिक लैब में एजेंट आने को कहा है। एक नया केस आया है जो सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। वो मना करते हुए बोले, मैं अपनी जॉब से रिटायर्ड होने वाला हूँ, अब मुझे कोई पोस्टमार्टम करने नहीं जाना है। जिया तुम मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है और मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो कॉल कट कर देते हैं। मुंबई शहर के जाने माने फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आशुतोष घोष, जो किसी की डेड बॉडी को देखकर उसका पोस्टमार्टम कर बता देते थे कि उसका मर्डर किस कारण हुआ होगा। वो इस काम में ना जाने कितने सालों से थे, लेकिन अब वो अपना टाइम अपने फैमिली के साथ बिताना चाहते थे। डॉक्टर घोष अपनी असिस्टेंट जिया भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी, लेकिन ज्यादा सालों का अनुभव न होने के कारण वो इंस्पेक्टर शिंदे को देखते हुए कहती है, इंस्पेक्टर, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस केस को बिना डॉक्टर आशुतोष के मैं भी सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। इंस्पेक्टर शिंदे डॉक्टर जिया की बात को सुनकर समझ जाते हैं कि जब तक वो खुद डॉक्टर आशुतोष से नहीं कहते तब तक वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो डॉक्टर को थैंक यू बोलकर वहां से डॉक्टर आशुतोष घोष के ऑफिस जाने के लिए निकल पड़े। हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में अपनी बाइक को खड़ा करके अर्जुन काव्या को देखने हॉस्पिटल के अंदर जा ही रहा होता है कि अपने सामने आते हुए काव्या को देखकर अपने कदम रोक लेता है। वो एकटक काव्या को देखने लगा। काव्या उसके पास आकर बिना कुछ बोले जाने लगती है तो अर्जुन उसके हाथ पकड़कर रोक लेता है और उसे अपने सामने लाते हुए कहा, इतनी रोब में मेरे सामने से गुजर रही हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें लेकर हॉस्पिटल आया, अगर मैं नहीं होता तो तुम उस पुलिस स्टेशन के बाहर पड़ी होती। काव्या गुस्से से उसे झाड़ते हुए कहा, थैंक यू, और तुम्हें तुम जैसे लड़के थैंक यू, क्या किसी लड़की का अटेंशन पाने के काबिल नहीं हो? तुम्हें मैं थैंक यू बोलूं? शक्ल देखी है अपनी, मुझे इस सिचुएशन में पहुंचाने वाले तुम ही हो। सॉरी तो तुम्हें बोलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें माफ करके जा रही हूं क्योंकि तुमने अपने दोस्त को खोया है और किसी को खोने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छे से समझती हूँ। काव्या अपने हाथ को छुड़ाने लगी लेकिन वो उसके हाथ को टाइट से पकड़ते हुए कहा, थैंक यू बोलो और चली जाओ। वो गुस्से से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? अपनी शक्ल देखी है, जाकर देखो, और ऐसे किसी लड़की के साथ एरोगेंट बिहेव करने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम सच में एक निहायती घटिया और जिद्दी किस्म के इंसान हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुमसे भी बहुत बड़ी जिद्दी हूँ। एक बार जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ और मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। अब ऐसे घूरो मत, तुम्हें लगता है ऐसे आंख दिखाने से मैं डर जाऊंगी? मैं काव्या हूँ जो किसी से नहीं डरती है, समझे तुम? वो अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी। वो उसे जाते हुए देखकर गुस्से से कहता है, लड़की है या तूफान एक्सप्रेस? अर्जुन रंधावा से उसे डर नहीं लगता है, कुछ तो बात है, इस लड़की में हमेशा रोब में रहती है, नाक पर गुस्सा ऐसे रहता है जैसे सबको बर्दाश्त करती हो, छुई मुई कहीं की, लेकिन ये नहीं जानती है कि मैं कौन हूं, मुझसे सॉरी बुलवाना आसान नहीं है। काव्या बहुत ही परेशान थी इस बात को लेकर कि आखिर वो अपनी मासी को क्या जवाब देगी इस मुश्किल वक्त में। अगर उसे कोई याद आ रहा था वो थी उसकी माँ। वो अपने उलझन में सोचते हुए कहा, जब मासी पूछेगी कि नैना कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई, क्या कहूंगी मैं? सड़क के चौराहे पर चलते हुए अचानक से काव्या एक लड़के से टकरा जाती है, उसके हाथ से बुक गिर जाती है। काव्या सॉरी बोलते हुए उस इंसान के बुक को उठाकर जैसे ही देने वाली होती है कि काव्या की नजर उस इंसान के गले में पहने हुए पेंडेंट पर पड़ी। वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है लेकिन नकाब पहनने की वजह से उसकी आंखों के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काव्या उसके टूटे हुए पेंडेंट को देखकर कहती है, ये पेंडेंट मैंने कहीं तो देखा है। वो कुछ कहती वो इंसान तब तक जा चुका था। काव्या जैसे ही उसकी ओर मुड़ी उसे गायब देखकर बोली, ये इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? वो पेंडेंट मैंने कहाँ देखा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? वो भारी मन के साथ घर जाने लगी।
अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ रहा था वो भी अपनी बाइक को वहीं छोड़कर काव्या का पीछा करने लगा, लेकिन काव्या की नजर जैसे ही उस पर पड़ी वो उसे देखते हुए अपने मन में ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है, कहीं ये ऐसा जानबूझकर तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन काव्या जब तक अर्जुन से पूछती वो अपनी बाइक पर सवार होकर जा चुका था। शाम के 7 बज रहे थे। समुद्र के किनारे स्थित एक बड़ा सा सफेद बंगला, बाहर एक बड़ा सा दरवाजा जो काले रंग की थी, उस दरवाजे के साइड में लगे हुए नेम प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था रंधावा सदन। अंदर का नजारा देखने लायक था। शाम होते ही रंधावा सदन की खूबसूरती और बढ़ जाती थी। घर के सामने बना हुआ एक गार्डन, उसमें लगे हुए एक से एक फूलों के पौधे देखने से ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपनी खूबसूरती का बयान कर रही हो। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, हमारे घर को कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बेटे और बाप की जरा जरा सी बात पर कहा सुनी हो जाती है। हे राम जी, अब आप ही सुलझाए इस उलझन को। घर के भीतर से एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र लगभग 70 साल होगी, रंग सांवला, कद काठी ठीक ही थी, वो अपने चश्मे को पहनकर लिविंग रूम से बाहर आते हुए बोल रही थी। उन्हें आते हुए देख एक लड़की, उम्र 25 साल, गोरा रंग, कद 5 फीट 4 इंच, अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरे हुए, वो अपनी दादी के हाथों को पकड़ते हुए बोली, दादी माँ, जब आप कारण जानती है कि छोटे और पापा जी में क्यों नहीं बनती है, फिर आप भगवान को क्यों कोस रही है? आप कमरे से बाहर क्यों आए? हमें आवाज देती, हम आ जाते ना। सोनल, तुम पूरे घर का ख्याल रखती हो और कितनी जिम्मेवारियों का बोझ उठाओगी? तुम्हारा बाप पता नहीं आज घर आएगा भी या नहीं। तुम ऐसा करो कि अर्जुन को कॉल करो और पूछो वो घर आ जाएगा या नहीं, कराहते हुए आवाज में कहा। सोनल अपनी दादी को हॉल में सोफे पर बैठाते हुए उनसे बड़े प्यार से बोली, आप बैठिए, छोटे को कॉल लगाते हैं। सोनल अपने भाई को कॉल लगाने लगी, तभी किचन से बाहर आते हुए महाराज सोनल से पूछते हैं, बिटिया डिनर में आज क्या बनेगा? ऐसा कीजिए, आप रहने दीजिए, सिर्फ सब्जियां काट कर रखिए, आज हम खुद सबके लिए डिनर बनाएंगे। सोनल महाराज से कहकर अर्जुन को फिर से कॉल लगाने लगी, लेकिन बार बार रिंग जाने के बावजूद भी अर्जुन कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। बिरला हाउस के अंदर भारी मन के साथ आ रही काव्या पर रचना की नजर पड़ी। वो चिंतित स्वर में काव्या से पूछती है, काव्या बेटा, कितनी देर लगा दी तुमने? नैना कहाँ है? बच्चा, तुम अकेले आए हो, वो कहाँ रह गई? तभी राहुल भी उसके उदास चेहरे को देखकर कहता है, काव्या क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? कहीं तुम दोनों की कोई शरारत तो नहीं? नैना कहाँ है? काव्या रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राहुल उसके सामने आकर कहा, कॉलेज में कुछ हुआ था क्या? काव्या बता मुझे, आखिर तुम इतना बेवजह रो क्यों रही हो? काव्या यूं ही लगातार रोए जा रही थी। उसकी मासी रचना और भाई राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर क्या बात है? शाम के 7 बजे काव्या घर आई है, जब कॉलेज में तो छुट्टी बहुत ही पहले हो चुकी थी। नैना भी साथ नहीं है। रचना उसके हाथ को पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए बड़े ही प्यार से पूछती है, काव्या बच्चा, नैना तो तुम्हारे साथ थी ना? मासी उसे पुलिस अरेस्ट करके ले गई। काव्या ने रोते हुए कहा, क्या पुलिस? लेकिन क्यों बेटा? रचना ने चौंकते हुए कहा, कल कॉलेज में हमारा पहला दिन था, लेकिन डेविल ग्रुप के मेंबर ने मेरे साथ रैगिंग किया, वो सब मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आए। नैना ने गुस्से में सोनिया नाम की लड़की पर गुस्सा किया, लेकिन आज जब उसकी लाश कॉरिडोर में मिली तभी नैना का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नैना सोनिया को जान से मारने की धमकी दे रही थी। मासी, नैना बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, किसी को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। नैना बेकसूर है मासी, मेरी बहन बेकसूर है। काव्या फुट फुट कर रोते हुए सारी बातें बताती है। रचना के तो पैरों तले जमीन खिसक गए। मर्डर का इल्जाम, वो भी नैना जैसी मासूम सी बच्ची पर, वो जो खुद किसी कॉकरोच को देख ले तो पूरे घर में अफरा तफरी मचा देती है। ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती है? राय बहादुर साहब घर आते हैं। रचना उन्हें सारी बातें बताती है। दादी माँ, राहुल सब परेशान थे। राहुल काव्या को उसके कमरे में लेकर आता है और उसे समझाते हुए कहा, सोनिया का खून हो गया, लेकिन नैना ऐसा कभी नहीं कर सकती है। अर्जुन से मिली, तुम क्या कहा उसने? मुझे बताओ। काव्या, नहीं भाई, वो निहायती बदतमीज किस्म का घटिया इंसान है, वो तो किसी की बातों पर ट्रस्ट ही नहीं करता है। मैंने उसके सामने न जाने कितनी बार गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो बहुत ही घमंडी लड़का है, उसे किसी के भी फीलिंग की कदर नहीं है, वो सिर्फ दूसरों को तकलीफ देना जानता है, किसी के तकलीफ को समझना उसके वश की बात नहीं। वो हार्टलेस है, उसके पास दिल ही नहीं है। काव्या अर्जुन को कोसते हुए राहुल से कह रही थी। राहुल काव्या के आंसू पोंछते हुए उसे समझाते हुए कहा, तू रोना बंद कर, ऐसा नहीं है काव्या, वो दिल का बहुत अच्छा है, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जिस दिन तुम उसे जान जाओगी उस दिन खुद ब खुद तुम्हें वो अच्छा लगने लगेगा। डेट सब ठीक कर देंगे, उनकी पहुंच काफी दूर तक है। मिस्टर रंधावा है ना, वो नैना को कुछ होने ही नहीं दे सकते हैं। नैना कल कस्टडी से बाहर आ जाएगी, फिलहाल तुम आराम करो। राहुल उसे कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। काव्या बेड के नीचे फर्श पर बैठकर अपने माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोते हुए बोली, माँ मुझे आपकी जरूरत है, बहुत अकेली हूँ मैं, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मासी पर क्या बीत रही होगी ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। काव्या अकेले जमीन पर बैठी हुई है, वो देखती है उसकी माँ सुनैना उसके पास आकर
काव्या के सर को अपने गोद में रखकर उसके सर को सहलाते हुए बोली। काव्या, मैं अपनी बेटी को अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तू खुद को अकेला कभी मत समझ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है तुझ पर। तू बस वही कर जो तेरा दिल चाहता है। तुम्हें अपने सपनों के साथ साथ उन चीजों का सामना करना होगा जो तुम्हारे लिए कठिन है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, तुम्हें अडिग रहना होगा। जिस दुनिया में तुमने कदम रखा है वहां पल पल ठेस पहुंचाने वाले तुम्हें तुम्हारे कामयाबी हासिल करने से रोकेंगे, लेकिन उन लोगों की भीड़ में कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो मेरी बच्ची को समझेगा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी माँ के हाथ को पकड़कर कहती है, हाँ माँ, तुम साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा। काव्या की आंखें खुल जाती हैं। वो देखती है उसकी माँ तो है ही नहीं, वो बंद आंखों से सपना देख रही थी, लेकिन उसे हिम्मत देने वाली माँ उसके साथ हमेशा है, उसकी परछाई बनकर। रंधावा सदन में सोनल सबके लिए डिनर लगा रही थी, तभी दरवाजे की बेल सुनाई। सर्वेंट दरवाजे को खोलता है तो सामने अर्जुन खड़ा था, चेहरे पर गुस्सा, आंखें लाल। वो घर के अंदर कदम रखते ही बिना किसी को देखे अपने कमरे की ओर बढ़कर जाने लगा। पीछे से सोनल आवाज देते हुए बोली, छोटे कहाँ थे आप? आज क्या था ये तो जानते हैं ना आप? आज का दिन हम नहीं भूल सकते हैं। आज वो दिन है जिस दिन मैंने लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ा था। आज वो दिन है जिस दिन मेरे अपने ने ही मुझे ये सिखाया कि किसी का विश्वास कैसे तोड़ते हैं। और आज के ही दिन मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनिया को भी खो दिया। मुझे भूख नहीं है, अर्जुन बड़े ही सख्ती के साथ कहते हुए अपने कमरे की ओर बढ़कर जाने लगा। वो अपने कमरे में आकर अपनी शर्ट चेंज करता है और दीवार में टंगी अपनी माँ और छोटी बहन की तस्वीर को देखते हुए कहा, मैं आज का दिन अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूँ और ना ही कभी मिस्टर रंधावा को माफ कर सकता हूँ। मोम, उन्होंने मेरे साथ जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैंने आज के ही दिन आप दोनों को खो दिया, जिसके जिम्मेदार सिर्फ मिस्टर रंधावा है। तभी कमरे में किसी की दस्तक होती है। वो कोई और नहीं बल्कि सोनल थी, जो अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए हुए वो अर्जुन के पीछे खड़े होकर वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर उनसे शिकायत करते हुए बोली, मम्मा आप देख रही हैं ना, अपने छोटे को आज के दिन ही अपनी दी को अकेले छोड़ दिया आपने, और छोटी ने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया। इसे भी अपनी दी की चिंता नहीं है, अगर होती तो मुझसे जरूर पूछता कि मैंने खाना खाया है भी या नहीं। अर्जुन अपनी दी को देखते हुए कहा, दी आपने अभी तक खाना नहीं खाया क्यों? दी अगर आज रात मैं घर नहीं आता तो आप भूखी ही रहती। ये क्या बात हुई दी, आपको अपनी जरा सी भी चिंता नहीं है क्यों? दी एक आप ही तो है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप भूखी क्यों हो? आज का दिन बहुत ही खराब रहा। सोनिया का किसी ने मर्डर कर दिया और इसका इल्जाम नैना पर लगा। सोनल चौंकते हुए, क्या सोनिया का मर्डर? लेकिन ये सब कैसे हो गया? उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी? लेकिन जिसने भी ये सब किया है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन नैना कौन है? छोटे ये सब उसने क्यों किया? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन नैना ने नहीं किया है। उस लड़की ने मुझसे बार बार कहा उसकी बहन नैना निर्दोष है, लेकिन मैं अपने गुस्से में उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। कुछ तो सच्चाई थी उसकी बातों में, उसकी आंखों में मुझे सच दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल निडर थी, वो तो किसी से भी नहीं डरती है, मुझसे भी नहीं। उसका चेहरा देखने से ही लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोया है, ऐसे कैसे यकीन कर लूं उसकी बातों पर? अर्जुन अपनी दी से कहता है। सोनल कौन? लड़की नैना की बहन भी है, लेकिन ये तो गलत है ना, तुम्हें उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए था। कोई तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हो और तुम उसकी बातों को अनसुना कर दो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना छोटे। ऐसा क्यों किया तुमने? हो सकता है वो सच कह रही हो। अच्छा ये सब छोड़ो, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? पहले ये खाओ और आराम करो। अर्जुन और दी आपने भी नहीं खाया होगा? मिस्टर रंधावा ऑफिस से आ गए क्या? वो उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, डेड है वो हमारे। तुम मिस्टर रंधावा क्यों कहते हो? आज मीटिंग में है, कोई म्यूजिक एल्बम लॉन्च होने वाली थी, लेकिन फीमेल सिंगर की तलाश है उन्हें, क्योंकि उस सिंगर ने एंड मोमेंट पर धोखा दे दिया। अब जब तक कोई फीमेल सिंगर नहीं मिलती वो एल्बम लॉन्च नहीं होगी। आज कॉलेज में मैंने किसी लड़की को गाते सुना, कितनी सुरीली आवाज थी उसकी, उसके सॉन्ग में मुझे दर्द सुनाई दिया। ऐसा महसूस हुआ एक पल के लिए कि वो लड़की जरूर अंदर से दुखी है। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे देख ही नहीं सका। अर्जुन अपनी दी के मुंह में खाने के निवाले को डालते हुए कहा। दोनों भाई बहन खाना खाने के बाद गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह काव्या नीचे फर्श पर ही सोई हुई थी। रचना जैसे ही उसे जगाने आई, वो उसे फर्श पर सोए हुए देखकर घबराते हुए उसे जगाते हुए कहा, काव्या उठ जा बेटा काव्या। काव्या अपनी आंखें खोलती है और सामने अपनी मासी को देखकर, मासी नैना घर आ गई क्या? वो उदास स्वर में बोली, नहीं, तुम्हारे मौसा जी वकील से बात करने जा रहे हैं और राहुल पुलिस स्टेशन। तुम चिंता क्यों करती हो? नैना आज आ जाएंगी। मासी मैं भी भाई के साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ, प्लीज मासी। काव्या अपनी मासी से रिक्वेस्ट करते हुए बोली। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जा, चली जाना, लेकिन रोना बिल्कुल भी नहीं। रचना उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली। वो मुस्कुराकर अपनी मासी के गले लग गई। काव्या कुछ देर में तैयार होकर अपने भाई राहुल के साथ बाइक पर बैठकर पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ी।
राहुल उसे चुपचाप बैठे हुए देखकर काव्या जेल में नैना है और दुखी तो हो रही है, ऐसे नहीं रोते हैं, तुम्हें तो पता है ना वो निर्दोष है। फिर भी काव्या उसकी बातों को समझते हुए बोली, भाई मैं जानती हूँ मेरी बहन निर्दोष है, लेकिन वो अर्जुन उसे गुनहगार मानता है, उसे देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। राहुल अपनी बाइक को पुलिस स्टेशन के बाहर रोकता है। अर्जुन भी पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा था। वो जैसे ही राहुल को काव्या के साथ देखता है तो हैरानी से उन दोनों को देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये काव्या राहुल के साथ क्या कर रही है। राहुल अर्जुन को देखते हुए उसके पास आता है और काव्या अपने भाई के पीछे पीछे आ रही थी। अर्जुन, हाय राहुल, तुम यहाँ और इसके साथ? हेलो, तुम्हें नहीं पता शायद, लेकिन नैना और काव्या दोनों मेरी बहन है। तुमने मेरी बहन पर ही खून करने का इल्जाम लगा दिया, एक बार भी नहीं सोचा तुमने। राहुल बोल ही रहा था कि अर्जुन का मोबाइल बजने लगा। वो देखता है मैंडी का कॉल आ रहा है। अर्जुन कॉल रिसीव करते हुए, हेलो। मैंडी घबराते हुए कहा, अर्जुन, शनि का किसी ने मर्डर कर दिया है। अर्जुन मैंडी की बातें सुनकर सुन्न पड़ गया। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिरने ही वाला था कि काव्या उसका मोबाइल गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। वो मैंडी की बातें सुनते ही अर्जुन को देखने लगी। कॉल कट करते ही वो राहुल से, भाई शनि का मर्डर किसी ने उसके ही घर में कर दिया है। राहुल तो बिल्कुल हैरान रह गया। तीनों पुलिस स्टेशन के लिए से ही शनि के घर जाने लगे। शनि का घर पहुंचते ही काव्या, अर्जुन और राहुल जैसे ही मैंडी को देखते हैं वो रोते हुए अर्जुन के गले लगाकर रोने लगा। अर्जुन उससे अलग होकर उसे चुप कराते हुए जैसे शनि को देखने जाता है, वो तो उसकी डेड बॉडी देखकर खुद को संभाल नहीं सका। वो लखा कर गिरने ही वाला होता है कि काव्या उसे संभाल लेती है, लेकिन जैसे ही वो शनि की ओर देखती है वो अर्जुन की बाहों को कसकर पकड़ लेती है। अर्जुन उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए उसकी ओर देखने लगा। वो डरते हुए अर्जुन के गले लग जाती है। राहुल, शनि की डेथ बॉडी को देखकर शनि का चेहरा पहचानने लायक नहीं है। इसकी बॉडी को देखकर तो मैं सिहर उठा। बाहर पुलिस जीप के साथ साथ एम्बुलेंस की हॉर्न सुनाई देती है। इंस्पेक्टर शिंदे अपने ऑफिसर के साथ शनि के घर के अंदर आ चुके थे। शनि की डेथ बॉडी को देखकर काव्या पूरी तरह से सिहर गई। वो इतनी डर गई थी कि डर के मारे वो अर्जुन के गले जा लगी। वो थर थर कांप रही थी, उसकी पूरी बॉडी ठंडी हो रही थी। अर्जुन उसे इस तरह कांपते हुए देखकर खुद से अलग करते हुए कहा, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं, वो अर्जुन से अलग होते हुए बोली। लेकिन अर्जुन उसके डरते हुए चेहरे को अभी भी देख रहा था। वो राहुल से कहता है, राहुल अपनी बहन को देखो, वो कितनी डरी हुई है, तुम्हें उसे यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। काव्या खुद को संभालते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए सहम गई थी, लेकिन इन सारी चीजों को देखने की आदत हो गई है मुझे। शनि की बॉडी के पार्ट को किलर ने 4 टुकड़े में कर दिया था। दोनों बाहों को और दोनों पैरों को कट करके उसके चेहरे को बुरी तरह से जला दिया था। इंस्पेक्टर शिंदे और उनके साथ आए हुए फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आशुतोष घोष और उनकी असिस्टेंट जिया, सब लोग डेथ बॉडी को देखकर तो हैरान रह गए। डॉक्टर आशुतोष डेथ बॉडी को देखते हुए बोले, शिंदे ये भी स्टूडेंट ही है ना सेंट जेवियर्स कॉलेज का, और वो भी उसी कॉलेज की थी, लेकिन इन दोनों को इतने बुरे तरीके से मर्डर क्या है, जैसे किलर सालों से बदले की आग में जल रहा हो या फिर किलर मानसिक रूप से पीड़ित हो, क्योंकि ऐसे मर्डर करना किसी भी किलर के लिए आसान नहीं है। शिंदे, लाश को फोरेंसिक लैब में भेजना होगा, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर शिंदे समझ गए थे कि डॉक्टर आशुतोष अब इस केस में इन्वॉल्व हो गए हैं। एम्बुलेंस में शनि की डेथ बॉडी को ले जाया गया। धीरे धीरे करके सारे लोग वहां से जाने लगे। इंस्पेक्टर शिंदे समझ गए थे कि इन सारे मर्डर में नैना का कोई हाथ नहीं है। वो काव्या के सामने आकर कहते हैं, मिस काव्या, आपकी बहन सच में निर्दोष है, उन्हें लॉकअप में रखना पड़ा, उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको उन्हें लेने पुलिस स्टेशन आना होगा। इंस्पेक्टर भी चले गए थे। अब सिर्फ मैंडी, अर्जुन, राहुल और काव्या के अलावा वहां कोई और नहीं था। मैंडी का तो रो रो कर बुरा हाल था। अब डेविल ग्रुप में सिर्फ 2 मेंबर बचे थे। काव्या को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था और वो दुखी भी थी, लेकिन उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो अर्जुन के सामने आकर खड़े होकर बोली, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सोनिया, अब शनि दोनों को ही किलर ने इतने बुरे तरीके से मार डाला, इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर रही होगी। क्या तुम्हें पता नहीं इन सब के पीछे क्या कारण है? क्या अब भी तुम पुलिस के भरोसे बैठे रहोगे यूं ही हाथ पर हाथ रखे हुए, या फिर उस किलर को ढूंढ निकलोगे? माना कि पुलिस हमारी हेल्प कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये पता करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। काव्या को इतनी जल्दी जल्दी बोलते हुए देखकर वो कहने लगा, मेरे पास अगर कोई सबूत होता तो शायद मैं उस किलर को ढूंढ सकता था। समझ में नहीं आ रहा है आखिर कौन है ऐसा जिसने हमारे बेस्ट फ्रेंड को मार डाला, किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? काव्या आंखें बड़ी करते हुए, किलर सिर्फ उन दोनों से नहीं, मुझे तो लगता तुम चारों से रिवेंज लेना चाहता है, डेविल ग्रुप से, इसलिए उसने जिसे अकेले देखा उसे मार डाला। हो सकता है इन सब के पीछे सोनिया का बॉयफ्रेंड हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे ही इर्द गिर्द रहता हो और नजर रखे हुए हो। मैंडी, काव्या की बातें सुनकर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो?
क्योंकि कॉलेज में डेविल ग्रुप जैसा एरोगेंट रूड बिहेव करने वाला जूनियर से रैगिंग के नाम पर शोषण करने वाला तुम लोग ही हो। तुम्हारी चारों को तो मजा आता है ना रैगिंग करने में, लेकिन कभी सोचा है जब बात खुद पर आती है तो कैसा लगता है। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, कुछ तो ऐसी बात है जो तुम्हारे फ्रेंड्स के मर्डर के साथ जुड़ी है, कोई ऐसा सस्पेक्ट जो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। काव्या सबकी ओर देखते हुए बोली। राहुल को याद आता है कि जब वो कॉलेज में था तभी एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। वो कुछ कहता उसके डेड राय बहादुर साहब का कॉल आ गया था, वो पुलिस स्टेशन में उसे बुला रहे थे। काव्या अपने भाई के साथ बाइक पर सवार होकर पुलिस स्टेशन की तरह चल पड़ी। उसे जाते हुए देख अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर काव्या कहना क्या चाहती है। अगर किलर हमारे आसपास है तो वो कैसे जानती है, क्या कोई क्लू उसे मिला है क्या। अर्जुन भी मैंडी के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ा। सारे एक साथ पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकते हैं और फिर अंदर जाते हैं। इंस्पेक्टर शिंदे नैना को लॉकअप से बाहर निकालते हैं। नैना सीधे जाकर काव्या के गले आ लगी। तभी अर्जुन मिस्टर रंधावा को देखते हुए अपने आप से, मिस्टर रंधावा यहाँ और राहुल के डेट भी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं ये सब। काव्या नैना से अलग होकर, तो ठीक तो है ना नैना। नैना उसे देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ लेकिन तुम ठीक नहीं हो, क्या हुआ है। डेड आप अंकल के साथ क्या किला पकड़ा गया। काव्या नामे सर हिलाते हुए कहती है तो नैना अर्जुन और बाकी सबका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर वो कहती है, क्या हुआ, सब इतने मायूस होकर क्यों खड़े हैं। राय बहादुर साहब अपनी बेटी को देखते हुए बोले। मिस्टर रंधावा राय बहादुर साहब के पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, राय बहादुर मैं पर्सनली आपके फैमिली से मिलना चाहता हूं, इसलिए आज शाम को मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। राय बहादुर साहब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बात क्या है। मिस्टर रंधावा उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। नैना काव्या और बाकी सबको देखते हुए, गाइज अब क्या हुआ मैंडी, अब भी तुझे लगता है कि मैंने ही तुम्हारी फ्रेंड का मर्डर किया है। मैंडी रोते हुए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किलर कोई और है जिसने शनि का भी मर्डर कर दिया। शनि के मर्डर के बारे में सुनकर नैना सुन्न रह गई। वो लड़खड़ाती हुई जुबान से, क्या शनि का मर्डर, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है। अर्जुन आगे बढ़कर नैना के सामने आकर उसे समझाते हुए कहा, जिस किसी ने भी मर्डर किया हो वो नहीं बच सकता है, लेकिन हमारी वजह से तुम्हें जेल में रहना पड़ा, हम सब ने तुम पर ही शक किया, उसके लिए आई एम सॉरी। नैना मैं जानता हूँ ये सॉरी वर्ड्स भी छोटा है, क्योंकि तुमने जो टॉर्चर बर्दाश्त किया इससे तुम पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, हम प्लीज माफ कर दो। नैना उसे अपने सामने झुके हुए देखकर कहती है, अर्जुन ऐसे सर को झुकाकर मुझसे माफी मत मांगो, अगर तुम दोनों सच में गिल्टी फील कर रहे हो तो मेरी बहन काव्या से माफी मांगनी होगी, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स ने मेरी बहन के साथ जो बदसलूकी की है उसे तो सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ। मैंडी तुमने भी तो कम टॉर्चर नहीं किया, लेकिन काव्या ऐसी है कि वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। पुलिस स्टेशन के बाहर आकर अर्जुन और मैंडी दोनों काव्या को देख रहे थे, जो अकेले खड़े होकर नैना के आने का इंतजार कर रही थी। मैंडी उसके पास आकर कहता है, काव्या आई एम सॉरी यार, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है उसके लिए माफ कर दे मुझे और अर्जुन को भी। काव्या उसके मायूस चेहरे को देखकर, क्यों माफ करूं, मेरे माफ करने से क्या तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स की गलती माफ हो जाएगी। उनके साथ जो हुआ मुझे बुरा लग रहा है, दुखी भी हूं मैं, लेकिन मैंडी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, हम सब तो फ्रेंड्स हुए ना। तुम लोगों ने मेरे साथ जो क्या वो भूल गई मैं, लेकिन और भी मेरी तरह ना जाने कितने होंगे, तो क्या उन सभी से माफी मांगेंगे। काव्या मैंडी को बोलकर अर्जुन की ओर देखने लगी, जो कब से उसे ही देखे जा रहा था। वो उसकी ओर देखते हुए बोली, मुझे देर हो रही है घर जाने में। काव्या नैना के पास आकर, नैना घर चले, मासी वेट कर रही होगी, मौसा जी भी चले गए हैं, अब चल यहाँ से। राहुल बाइक को स्टार्ट करता है। नैना बाइक पर बैठ जाती है और काव्या उसे ऐसे बैठे हुए देखकर, तू तो बैठ गई, अब मैं कहाँ बैठूं। राहुल अर्जुन से, हे अर्जुन तुम तो अकेले आए हो ना, तो क्या काव्या को अपने बाइक पर बैठाकर घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज। नहीं भाई मैं चली जाऊंगी, लेकिन इसके साथ नहीं जाऊंगी, आप जाए, मासी कब से वेट कर रही होगी। काव्या के ऐसा कहते ही अर्जुन उसकी ओर देखने लगा। राहुल उसे समझाते हुए, पुलिस स्टेशन के बाहर कब तक तू ऐसे खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करेगी, अर्जुन है ना वो मेरा दोस्त है, वो तुम्हें सही सलामत घर लेकर आ जाएगा, मैं जा रहा हूं नैना को लेकर। वो अपनी बाइक को स्टार्ट कर चला गया। काव्या बड़े ही अनमने ढंग से अर्जुन की ओर देखते हुए, मैं पैदल चली जाऊंगी लेकिन इस एरोगेंट के साथ नहीं जाऊंगी, कितनी अकड़ है इसमें। अर्जुन उसके बड़बड़ाने की आवाज को सुनकर, क्या कहा तुमने, मुझे चलो बैठो बाइक पर, नहीं तो यहाँ दिन दहाड़े किसी का भी मर्डर हो रहा है, कहीं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। मैंडी उन दोनों के पास आकर, बाय गाइज मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे घर में, डैडी जी वेट कर रहे होंगे। अर्जुन ठीक है जा तू, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे जरूर कॉल करना, और बिल्कुल भी टेंशन मत ले, दो दोस्तों को खो चुके हैं हम लोग। मैंडी उसके गले लगकर फिर अपनी बाइक पर बैठकर चला गया। काव्या अर्जुन से, अब क्या मुहूर्त देखोगे तब जाओगे, तुम्हें यहां से तुम जाते क्यों नहीं हो। राहुल ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊं, तो लेकर जाऊंगा। अर्जुन उसे घूरते हुए कहा।
काव्या उसके साथ जाने से इनकार करते हुए बोली, मैं किसी के साथ भी चली जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। पहले सॉरी बोलो मुझे, तुम जैसे एक्डू के साथ नहीं जाऊंगी और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। शक्ल से तो किडनैपर और सायको लगते हो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, तुम तो सच में डेविल हो। अर्जुन चिढ़ते हुए, हो गया तुम्हारा सॉरी और तुम्हें। मैं शक्ल से किडनैपर, सायको और डेविल ही सही, लेकिन तुम कौन सी हुस्न की मल्लिका हो जिसे देखकर मेरे दिल के अरमान जाग जाएंगे और मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूंगा। झाड़ू जैसे बाल लगते हैं, बड़ी बड़ी आंखें देखकर ही बंदा डर जाए और नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। चेहरे से क्या लगती हो, बिल्कुल चुड़ैल की तरह। मुझे सायको बोलती है, खुद तो मेंटल केस है। अब बैठो, नहीं तो तुम्हें कैसे बैठाना है मैं जानता हूं। उसे ऐसे बोलते हुए देखकर काव्या मन में, तुझे नानी ना याद दिला दी ना, तो कहना डेविल कहीं का। बैठ तो मैं जाऊंगी तुम्हारी बाइक पर, लेकिन तुझे पूरे रास्ते तंग ना किया तो मेरा नाम काव्या नहीं। वो चुपचाप अर्जुन के पीछे बैठ जाती है। वो अपने पैरों को एक साइड करके बैठ गई। अर्जुन उसे ऐसे बैठे हुए देखकर, मैं बाइक स्पीड में चलाता हूं, अगर गिर गई और तो जान से जाओगी। अपने पैरों को दोनों साइड करके बैठो। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम चाहो तो जितनी भी स्पीड में बाइक चलाओ, मैं मरूंगी लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर, इसलिए तुम पर डिपेंड करता है कैसे लेकर जाओगे। आखिर तुमने भाई से वादा क्या है, मुझे सही सलामत घर पहुंचाओगे? अर्जुन बड़बड़ाते हुए, क्या मुसीबत है, रुक तुझे बताता हूँ। वो बाइक को स्टार्ट करता है और बहुत ही स्पीड से चलाने लगा। काव्या डरते हुए बोली, अरे सच में मुझे जान से मारने का इरादा कर लिए हो क्या? बाइक की स्पीड को धीरे करो, मेरा सर घूम रहा है, रोको बाइक को, मैं खुद पैदल चली जाऊंगी। अर्जुन हंसते हुए, अब ये बाइक अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकेगी। वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता है तो काव्या उसे पीछे से उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। तो अर्जुन अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहा, पागल लड़की, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? मुझे पकड़ा क्यों है? मुझे अच्छा नहीं लगता है, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी, मुझे डर लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी गिर जाऊंगी, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं सचमुच में गिर जाऊंगी। वो किसी मासूम बच्चे की तरह बोल रही थी। अर्जुन बाइक को साइड में रोकता है और पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है तो काव्या को सचमुच में चक्कर आ रहे थे। वो गिरने ही वाली थी कि अर्जुन उसे पकड़ लेता है। काव्या अर्जुन को अपने करीब देखकर वो उससे अलग होते हुए शिकायत भरी नजरों से कहने लगी, तुम सचमुच में डेविल ही हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। वो बाइक से उतरकर पैदल ही चलने लगी, लेकिन अर्जुन उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, काव्या रुको तो मेरी बात सुनो। काव्या सड़क पर पैदल चलकर जाने लगी। अर्जुन पीछे से उसे आवाज देकर रोकने लगा, लेकिन वो अर्जुन की बातों को अनसुना करके आगे बढ़कर जाने लगी। तभी वो अपने सामने से गुजर रहे एक आदमी पर पड़ी। वो उसे बस एकटक देखे जा रही थी। उस आदमी के गोद में 5 साल का एक बच्चा भी था। वो उस बच्चे को बड़े प्यार से ही रोते हुए चुप करा रहा था, लेकिन जैसे ही उस आदमी की नजर काव्या पर पड़ी, वो तो बस काव्या को ही देखने लगा। अपनी नजरें झुकाकर वो काव्या के सामने से गुजर गया। काव्या के कदम वहीं ठहर गए थे। उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो उसकी माँ के साथ हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। अपनी माँ के आंसू, उनकी चीखें, उनका बेहिसाब दर्द, उनकी चोटें, उनका जख्म, सारी चीजें काव्या की आंखों के सामने एक एक करके दिखाई दे रहे थे। वो गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है और रोते हुए अपने आंसू पोंछते हुए खुद से ही कहने लगी, कैसा इंसान है ये, बाप कहलाने के लायक नहीं है ये इंसान। मेरी माँ को तड़पकर मरते हुए छोड़कर यहाँ मुंबई में चला आया। एक बार भी उसे मेरी माँ की या अपनी बेटी की याद नहीं आई। उसने हम दोनों को ऐसे छोड़ दिया जैसे हम कोई थे ही नहीं। मेरी माँ इस इंसान के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, जिसने एक बार भी मुझे पलटकर देखा तक नहीं। मेरी माँ जिंदा है या मर गई कुछ भी खबर लेने तक नहीं आया ये इंसान। आज इसके हंसते हुए चेहरे को देखकर मुझे सिर्फ नफरत होती है, सिर्फ नफरत। अर्जुन पीछे से आवाज देते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूं। वो फिर भी कोई आंसर नहीं देती है तो अर्जुन उसे पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा, तुम मेरी बातों को अनसुना क्यों कर रही हो? काव्या के आंखों में आंसू थे। वो गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आखिर तुम्हारी मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तुम जाते क्यों नहीं हो? एक बार कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, समझे तुम? अर्जुन उसके आंखों से बह रहे आंसुओं को देखते हुए कहा, ये अच्छा है, तुम लड़कियों को बात बात पर आंसू निकालना अच्छे से आ जाता है ताकि लोगों को तुम पर तरस आ जाए। यही चाहती हो ना तुम? मैं तुम्हारे आंसू देखकर पिघल जाऊं, तुमसे सॉरी कहूं, लेकिन मैं ऐसा कहने वाला नहीं हूं, समझी तुम? काव्या गुस्से से उसे सुनाते हुए बोली, मैंने कहा तुमसे मुझे सॉरी कहो या फिर मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही हूं? मुझे माफ कर दो। नहीं ना तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अकेले रहना चाहती हूं, मुझे परेशान मत करो प्लीज। लेकिन अर्जुन अपने रुमाल को उसकी ओर बढ़ाता है। काव्या उसके रुमाल को ले लेती है और वो अपने बहते हुए आंसुओं के साथ अर्जुन को वहीं छोड़कर जाने लगी। अर्जुन उसे जाते हुए देखकर, ये सचमुच में पागल तो नहीं है ना? राहुल से मैं क्या कहूंगा, लेकिन ये रो क्यों रही थी? अभी तो मुझसे झगड़ा कर रही थी बेवजह ही, फिर क्या हुआ? ये लड़की कुछ अजीब ही है, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है इसमें। मुझे क्या घर चलना चाहिए? मुझे दी मेरा वेट कर रही होगी।
अर्जुन अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए जाने लगा, लेकिन रह रहकर उसे काव्या का ख्याल आने लगा। लेकिन काव्या घर ना जाने के बजाय वो पैदल चलते हुए कहीं दूर जा रही थी। उससे खुद को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। नैना अपने भाई के साथ घर पहुंच गई थी। बिरला हाउस में सब कुछ खुश थे। नैना की दादी माँ और मोम उसके गले लगते हैं। रचना जैसे ही उसकी ओर देखती है, वो नैना के सर पर हाथ रखते हुए बोली, कल से काव्या की हालत खराब है, पता नहीं अब तक आई क्यों नहीं। नैना अपनी आंखें उठाकर अपनी मोम को देखते हुए कहा, मोम वो आ रही है अर्जुन के साथ। काव्या दूर चलते चलते एक समुद्र के किनारे आकर खड़े होकर पानी के लहरों को देखने लगी। उसके आंखों में नमी थी, लेकिन किससे कहती अपना दर्द। सुनने वाला कोई हमदर्द जो नहीं था। इस शहर की इतनी भीड़ में भी वो अकेली ही थी। जिसे समझने वाला कोई नहीं था। वो अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए, हिम्मत जुटाकर खुद को ही संभालते हुए कहा, आज इतने दिनों बाद मैंने उस इंसान को मुस्कुराते हुए देखकर मेरे दिल को इतना दर्द हुआ, जी कर रहा था उसके सामने आकर पूछ डालूं, क्या गलती थी मेरी माँ की, क्या बिगाड़ा था उन्होंने जो आपने उन्हें आंसू के सिवाय कुछ नहीं दिया। क्यों किया आपने ऐसा। लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई उस इंसान को फेस करने की। किसी पर भी भरोसा करने से डर लगता है मुझे। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ अपनों से प्यार करना सिखाया, लेकिन प्यार का दूसरा पहलू भी तो होता है ना। नफरत, तबाही, आंसू, दर्द और तड़प। और मुझे अपनी लाइफ अब तक नफरत, आंसू और दर्द ही मिले हैं। और नफरत मैं खुद करना सीख गई हूँ। मासी ने मुझे सहारा दिया, लेकिन कब तक मैं उन पर बोझ बनकर रहूंगी। मुझे खुद के लिए कुछ करना है, लेकिन उससे पहले उस कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। माँ, मुझे आपके सहारे की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। तभी पीछे से अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले खड़े होकर। वो पीछे मुड़कर देखती है तो अर्जुन अपनी बाइक पर बैठे बैठे ही बोल रहा है। वो उसके सवालों का जवाब देते हुए, वही जो तुम करने आए हो। अब ऐसे एंग्री यंग मैन की तरह गुस्से से अपनी आंखें मत दिखाओ। गुस्सा मुझे भी आता है, समझे तुम। जानता हूं मैं तुम्हें कितना गुस्सा आता है, लेकिन मैं तो यहाँ आता ही हूँ। यही तो एक जगह है जहाँ सुकून मिलता है मुझे। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो। अर्जुन की बातों को सुनकर वो उदास होकर, जब दिल में तूफान उठ रहे हो तो सुकून के दो पल ढूंढने से भी नहीं सुकून नहीं मिलता है, चाहे वो जगह कितना भी खास क्यों ना हो। काव्या की बातें सुनकर अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसके मायूस चेहरे को देखते हुए कहा, तुम राहुल की बहन हो ना, तो फिर बताया क्यों नहीं तुमने पहले। काव्या ने जवाब देते हुए कहा, मेरी कोई पहचान नहीं है, बस लोग मुझे इस राहुल भाई की बहन तो नैना की बहन जानते हैं। लेकिन तुम तो चले गए थे ना, मुझे ढूंढते हुए क्यों आए। काव्या का मोबाइल बजने लगा। वो देखती है उसकी बहन नैना उसे कॉल कर रही है। कॉल रिसीव करते हुए, हेलो नैना, कहाँ है तू, अब तक आई क्यों नहीं। काव्या, बस आ रही हूं मैं, चल, कॉल कट कर। नैना कॉल कट कर देती है। काव्या उसके बाइक के पास आते हुए बोली, अब चलोगे या फिर समुद्र का नजारा देखोगे, क्योंकि जितना भी इस पानी की लहरों को देखोगे उतनी ही लहर तुम्हारे दिल में भी उठेगी। अर्जुन फिर से उसे देखते हुए, तुम मुझसे कितनी छोटी होगी, लगभग 5 साल ना, लेकिन बातें ऐसी करती हो जो मुझे समझ में नहीं आती है। तुम ऐसे बात करती हो जैसे तुम्हारे दिल में किसी के लिए बेपनाह नफरत हो। वो अपनी बाइक को स्टार्ट करता है। काव्या उसके पीछे बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद दोनों बिरला हाउस के सामने आ गए थे। काव्या कार से उतरकर अंदर चली गई। उसे इस तरह जाते हुए देखकर वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहने लगा, क्या लड़की है, बातें तो ऐसी करती है जैसे कितनी बड़ी ज्ञानी हो, लेकिन इस महान ज्ञानी को थैंक यू नहीं बोला गया। वो अपनी बाइक पर बैठकर घर की ओर चला गया। काव्या घर के अंदर आ ही रही होती है कि वो देखती है हॉल में कोई नहीं है। शाम के 6 बजे, दादी माँ मंदिर में भी नहीं है। आखिर सब लोग गए कहाँ है। वो सीढ़ियों पर चढ़ ही रही होती है कि एक सर्वेंट नजर आता है। वो सर्वेंट से, काका, मासी और बाकी सारे घरवाले कहाँ गए हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तभी रचना अपने हाथों में एक ड्रेस लिए हुए काव्या के सामने आकर कहती है, कितनी देर लगा दी, तुमने कहाँ थी अब तक। मासी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात बतानी है। रचना उसके गाल पर हाथ रखते हुए, अभी नहीं बेटा, रंधावा भाई साहब ने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया, सारे लोग उनके घर जा रहे हैं, तुम ये ड्रेस लो और जल्दी तैयार हो जाना। वो उसके हाथों में ड्रेस पकड़ा देती है और खुद भी तैयार होने चली जाती है। काव्या कमरे के भीतर जैसे ही आती है, नैना उसे झट से गले लगा लेती है और एक्साइटेड होकर कहती है, काव्या, आज भाई का रिश्ता तय हो जाएगा। पता है, भाई और सोनल दी के रिश्ते की बात पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन फाइनली आज डेड ने हाँ कर ही दिया। रंधावा अंकल को आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे रेडी भी होना है। तुम्हारे हाथ में क्या है ड्रेस, कितनी प्यारी ड्रेस है। अगर तू बुरा ना माने तो मैं ये ड्रेस पहन सकती हूँ। हाँ, पहन ले ना, मुझे बुरा क्यों लगेगा, काव्या ने भारी मन के साथ कहा। फिर वो बेड पर लेट जाती है। उसे उदास देखकर नैना उसके पास आते हुए बोली, ये क्या, तुझे तैयार नहीं होना है क्या, जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो मोम आएगी और दो बातें मुझे ही सुनाकर चली जाएगी।
काव्या कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी। वो वॉशरूम में जाकर चेंज करती है, फिर अपने बालों की चोटी बनाकर लाइट मेकअप करके वो तैयार हो जाती है। नैना भी उस मैरून वेस्टर्न ड्रेस को पहनकर अपने बालों को स्ट्रेट करने के बाद वो ऐसे तैयार होती है जैसे किसी पार्टी में जा रही हो। काव्या को देखते हुए नैना मुंह बिचकाते हुए बोली, तुम ये किस तरह के कपड़े पहनकर जा रही हो? डिनर पर कोई अच्छा सा पहनती ना। तुम्हें पता है कितने बड़े लोग हैं, म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं, वो उनके यहाँ डिनर करने जा रहे हैं। नैना बोल तो ऐसे रही हो जैसे वो मेरे कपड़े को देखेंगे और जज करेंगे। ये माँ ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया है, मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना था, लेकिन आज मौका मिला है तो पहन रही हूँ और मैं तैयार हूँ। मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है और इतने मेकअप करने से क्या होगा, मैं थोड़ी ना कोई हुस्न की मल्लिका हूँ जो सब मुझे ही देखेंगे। काव्या मुस्कुराते हुए नैना से कहा। सब लोग जाने के लिए तैयार थे। काव्या अपनी मोम, डैड और भाई के साथ कार में आकर बैठ गई। दूसरे कार में काव्या दादी माँ के साथ बैठ गई। ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है और राहुल की कार के पीछे पीछे जाने लगा। रंधावा सदन में डिनर की तैयारी हो रही थी। सोनल सारे चीजों की निगरानी भी कर रही थी। तभी अर्जुन अपनी बहन को इतना खुश देखकर कहता है, क्या बात है दी, राहुल आ रहा है अपनी फैमिली के साथ, इसलिए आप इतनी खुश हैं, इतने अच्छे से तैयार हुई है आपको देखकर तो एक मिनट के लिए मैं चौंक गया कि मेरे घर में इतनी ब्यूटीफुल गर्ल कौन सा गई है, बहुत प्यारी लग रही है आप। सोनल उसकी बातों को सुनकर, तुम भी ना छोटे, अच्छा चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ओफो दी, आपके ससुराल वाले आपको देखने आ रहे हैं ना कि मुझे, मैं तैयार होकर क्या करूंगा। अर्जुन की बातें सुनकर दुर्गा रंधावा, अर्जुन और सोनल की दादी, कहती है आज सिर्फ सोनल का ही नहीं बल्कि तुम्हारा रिश्ता भी तय होगा। सोनल इस घर से तभी विदा होगी जब तुम्हारी दुल्हन इस घर आएगी, समझे तुम। अर्जुन चौंकते हुए, दादी माँ इतनी जल्दी शादी नहीं, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, दी की करवानी है तो करा दीजिए, लेकिन मुझे बलि का बकरा बनाकर मेरी कुर्बानी मत दीजिए, अभी मेरी उम्र ही क्या है और मिस्टर रंधावा ने ऐसा कहा है। दुर्गा रंधावा अपने पोते की बातें सुनकर, कैसा बेटा है तू, इस घर के बारे में मेरे बारे और ना अपने बाप के बारे में सही, लेकिन अपनी बहन के बारे में तो सोच ले, जो बचपन से तुझे माँ बनकर पालती रही है, उसे तो इस घर से हंसते हुए विदा कर, बेचारी को एक भी दिन चैन नहीं मिला। अर्जुन तू अपने भाई होने का फर्ज निभा, इस घर की जिम्मेदारी से अपनी बहन को मुक्त करके इसे अच्छे से खुशी के साथ विदा कर, और ये तभी होगा जब इस घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई आएगी। अर्जुन अपनी दादी माँ और दी को देखने लगा, तभी दरवाजे की डोरबेल बजा। सर्वेंट जाकर डोर खोलता है, सामने राय बहादुर साहब, उनकी माँ रचना जी, राहुल, नैना के साथ पीछे खड़ी काव्या थी। तभी मिस्टर रंधावा अपने कमरे से बाहर आकर सबका वेलकम करते हुए लिविंग रूम में आते हैं। सोनल दादी माँ रचना और राय बहादुर के पैर छूते हुए उनसे आशीर्वाद लेती है और साथ ही साथ अर्जुन भी उन सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। राहुल अर्जुन से हेलो करता है, काव्या दादी माँ के पैर छूती है, उसे देखकर नैना भी ऐसा करती है। अर्जुन की नजर जैसे ही काव्या पर पड़ी, वो उसे देखते हुए कहा, ये इतने सिंपल कपड़े में और इसकी बहन नैना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्टी में जा रही हो, एक कितनी ग्लैमरस लुक में दिख रही है, जैसे कोई मॉडल हो, और ये इसे तो ऐसा लगता है जैसे सर्वेंट के कपड़े दे दिया गया हो पहनने के लिए। नैना सोनल को देखते हुए, हेलो दी, कैसी है आप, और ये मेरी बहन है काव्या। नैना की बात को सुनकर रचना बीच में टोकते हुए बोली, अब सोनल को दी कहना बंद करो क्योंकि अब ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। सोनल रचना की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। नैना हंसते हुए, ओके मोम, अब से ये मेरी भाभी है, तो भाभी आपको मेरी बहन कैसी लगी? सोनल काव्या के गाल को छूते हुए, बहुत ही प्यारी, किसी डॉल की तरह। थैंक यू भाभी। सारे लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं। सारे लोग खुश थे। तभी मिस्टर रंधावा राय बहादुर साहब से, राय बहादुर एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी, इस बात की बहुत खुशी है मुझे, लेकिन इस खुशी को और दुगना करना चाहता हूँ मैं, और ये तभी होगा जब तुम्हारे घर की बेटी मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। सारे लोग मिस्टर रंधावा की ओर देखने लगे। अर्जुन अपने डेट की बात को सुनकर, क्यों मेरा बेड़ा गर्क करने पर तुले हैं आप मिस्टर रंधावा, शादी वो भी नैना से? नो प्लीज, मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। रचना मिस्टर रंधावा की बातें सुनकर, भाई साहब लेकिन नैना तो अभी कॉलेज में है और वो शादी के लिए तैयार है भी या नहीं ये भी नहीं जानते हैं हम। मिस्टर रंधावा रचना की बातों को बीच में ही काटते हुए बोले, नहीं भाभी, मैं नैना की नहीं बल्कि काव्या की बात कर रहा हूँ, वो मेरे अर्जुन के लिए परफेक्ट मैच है, वो रंधावा खानदान की बहू बनने के लायक भी है। काव्या मिस्टर रंधावा की बातें सुनकर खांसने लगी और अर्जुन खाते खाते रुक गया। रचना और राय बहादुर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नैना हंसते हुए काव्या की ओर देखते हुए धीरे से उसके कान में, लगता है आज रंधावा अंकल तुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मिस्टर रंधावा की बात सुनकर काव्या का चेहरा देखने लायक था। उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई हो, उसके गले में खाना अटक गया था। वो अपनी स्पून को प्लेट में रखकर वो बिना को देखकर अपने मन में सोचते हुए कहने लगी, नो नेवर, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, आखिर मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला लेने का हक अगर किसी को है तो सिर्फ मेरी माँ को था।
लेकिन अगर वो नहीं है तो मासी लेगी, लेकिन इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा सकती हूँ। शादी कोई गुड्डो गुड्डियों का खेल नहीं है। मैं ऐसे बंधन में बंधना नहीं चाहती हूँ जहाँ मेरे सपनों को पर लगने से पहले कतर दिए जाए। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें दो लोग ही नहीं बल्कि दो फैमिली मिलकर निभाते हैं, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। प्लीज मासी ना कर दीजिए इस शादी से, मेरे बारे में सोचिए एक बार मासी। अर्जुन की नजर हैरान परेशान काव्या पर पड़ी। वो उसके चेहरे की घबराहट को महसूस करते हुए कहा, डैड मुझे इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप लोग जैसा चाहते हैं मैं वही करूंगा। काव्या उसकी बातें सुनकर अपने आप से ये पगला गया है, क्या शौक पर शौक दिए जा रहा है। मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, अब मैं क्या करूं। इसमें थोड़ी सी भी अक्ल है भी या नहीं, मैं इसे नहीं जानती भी नहीं हूं। इसके साथ एक पल बिताना मुश्किल है, पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा है ये। मैं सिर्फ उस कातिल को ढूंढना चाहती हूं। मैं मासी को कह दूंगी अभी मुझे कोई शादी नहीं करना है। मिस्टर रंधावा अपने बेटे की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, राय बहादुर तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ ना, मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनकर आएगी और तुम्हारी बेटी मेरे घर। राय बहादुर साहब और रचना जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी अर्जुन सबको ऐसे हैरान देखकर कहता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, वो ये है कि दी और राहुल की शादी से पहले ही मैं काव्या के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ। ये शादी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, मीडिया को या फिर किसी को भी मेरी शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। डेड मैं अभी कॉलेज में हूँ, शादी करने का डिसीजन मेरा है, तो इसे कब और किसे बताना है ये मैं डिसाइड करूंगा। काव्या की हालत और भी खराब हो रही थी अर्जुन की बातों से। वो उसे घुरकर देखते हुए बोली, ये तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता है खुद को। शादी के सपने से लेकर किसे बताना है और किसे नहीं ये तक सोच लिया बिना मुझसे कुछ पूछे। इसे लगता है मैं इसके स्टेटस देखकर, इसके नेम टैग को देखकर इससे शादी कर लूंगी। ऐसा नहीं होगा। राहुल तो खुश था क्योंकि उसकी शादी सोनल से जो हो रही थी। तभी रचना जी सबकी ओर देखते हुए मिस्टर रंधावा से कहती है, भाई साहब काव्या मेरी बड़ी बहन की बेटी है जो कुछ महीने पहले मेरे साथ आई थी। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं अपनी बेटी मानती हूँ, लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं ऐसे नहीं ले सकती हूँ। मिस्टर रंधावा रचना जी की बातों को समझते हुए बोले, आपने ठीक कहा है भाभी, लेकिन काव्या रंधावा खानदान की बहू बनेगी और मेरे घर की बहू बनने के लिए ना जाने कितने सारे लोग मेरे अर्जुन के लिए रिश्ता लेकर आते हैं, लेकिन मुझे आपकी बेटी काव्या बहुत अच्छी लगी। इसकी सादगी भरा मन और इसकी चंचलता देखकर मैंने ये तय कर लिया कि काव्या ही मेरे अर्जुन की वाइफ बनेगी और मैं ये रिश्ता अभी तय करना चाहता हूँ और जैसा अर्जुन ने कहा है वैसा ही होगा। रचना जी अपने मन में कुछ सोचती है, फिर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है भाई साहब जैसा आप कहें, हमारा डिनर हो गया। सोनल बेटा आज का डिनर बहुत ही बढ़िया था। सोनल मुस्कुराकर थैंक यू आंटी। सोनल की ओर देखते हुए रचना जी कहती हैं, आंटी नहीं मोम कहो तुम, अब तुम मेरे घर की होने वाली बहू हो। नैना काव्या की हालत को देखकर कहती है, तुझे क्या हुआ है, ऐसे घबरा क्यों रही है। तुझे तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा सपना जो पूरा होने वाला है। अपने चेहरे पर मुस्कान आने दे और खुलकर मुस्कुरा। डाइनिंग रूम से उठने के बाद सारे लोग एक जगह लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे, लेकिन काव्या तो मन ही मन में खुद को कोसते हुए कहा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं घर जाकर इस रिश्ते से मना कर दूंगी, नहीं तो फिर अर्जुन को ये मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है, इतना अपनी बतीसी दिखाकर क्या साबित करना चाहता, आखिर इसके दिमाग कुछ तो जरूर चल रहा है। सोनल काव्या और नैना के पास आकर, तुम दोनों मेरे साथ चलो। काव्या उसकी ओर सवालिया निगाहों से, लेकिन कहाँ भाभी। सोनल पहले चलो तो सही, अर्जुन तुम भी चलो ना मेरे साथ। अर्जुन अपने साथ राहुल को लेकर गार्डन में आता है। गार्डन में इतने सुंदर सुंदर फूलों को देखकर काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो व्हाइट लिली को देखकर मुस्कुरा रही थी। पीछे से सोनल उसे देखते हुए बोली, तुम बिल्कुल इस फ्लावर की तरह हो, एकदम अलग और स्पेशल भी। वो सोनल को देखकर कहती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है भाभी, मैं मानती हूँ सारे लोगों में एक स्पेशल बात जरूर होती है जो सिर्फ सामने वाले को नजर आती है। नैना दूर खड़े होकर अपने मोबाइल में सेल्फी क्लिक करने लगी। राहुल से बात करते हुए सोनल थोड़ी दूर हो गई। काव्या अभी भी फूलों को ही देख रही थी। तभी अर्जुन पीछे से उसके हाथ को पकड़कर कहता है, ऐसे रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज सुनकर कैसा लगा मिसेज रंधावा। ओह मेरे जुबान फिसल गई, सॉरी, लेकिन कोई नहीं, कल नहीं तो परसों तुम्हें मिसेज रंधावा बनना ही होगा। उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी, वैसे ही तुम वहीं रहोगी जहां मैं चाहता हूं। काव्या उससे अपने हाथ को छुड़ाकर, सपने देखना अच्छी बात है लेकिन दिन में देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता। मैं तुमसे शादी करूंगी ये सोच भी कैसे लिया तुमने, और तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करूंगी। ऐसे सपने देखना छोड़ दो डेविल, क्योंकि मैं तुम्हारी स्टुपिड गर्लफ्रेंड डस की तरह नहीं हूं जो मक्खियों की तरह तुम्हारे आगे पीछे भिनभिनाती रहती है। तुम्हारी वाइफ बनने से अच्छा है मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूं। अर्जुन उसकी अकड़ भरी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर कहता है, तुमसे तो मैं शादी करके रहूंगा, और अगर मैंने भी तुम्हारे नाम के पीछे अपना सरनेम नहीं लगाया ना तो मेरा भी नाम अर्जुन रंधावा नहीं। और मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम कल के बाद परसों मेरे घर में मेरे बेडरूम में होगी। और अर्जुन रंधावा अपना चैलेंज पूरी करके रहता है और जिंदगी भर साथ कौन रहेगा, मुझे बस अपनी बहन की खुशी चाहिए और कुछ भी नहीं, इसलिए तो ये शादी किसी भी कीमत पर होकर रहेगी।
तुम्हें मेरी जिंदगी कोई मजाक लग रही है क्या, या फिर तमाशा तुम होगे? रंधावा म्यूजिक कंपनी के सीईओ बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है तुम्हारे डैड, लेकिन मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बहस करने का, काव्या उसकी ओर देखते हुए कहती है। नैना उन दोनों के पास आकर क्या बातें हो रही है, हम सब भी कितने बड़े बुद्धू हैं ना, रात में गार्डन आए हैं, लेकिन काव्या क्यों ना तुम दोनों की एक पिक्चर ले लिया जाए ताकि ये दिन, सॉरी आज की रात हमेशा याद रखूं। अर्जुन, काव्या के थोड़े से करीब आओ ना, आखिरकार तुम दोनों साथ ही तो पूरी लाइफ बिताने वाले हो। काव्या, नैना की बातें सुनकर मुझे कोई पिक्चर क्लिक नहीं करवाने हैं, वो भी इस डेविल के साथ, बिल्कुल भी नहीं। वो जैसे ही जाने लगी अर्जुन उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब कर लेता है और नैना पिक्चर क्लिक कर लेती है। नैना, वैसे तुम दोनों मेरी नजरों में परफेक्ट कपल हो, कितना प्यार झलक है रहा है। काव्या उसे आंखें दिखाते हुए, तू ना अपना मुंह बंद कर और चल मेरे साथ, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था, कौन इस डेविल के मुंह लगता है। काव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को देखती है, फिर नैना के साथ चली जाती है। सारे लोग अब जाने लगे। काव्या दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने ही वाली होती हैं कि दुर्गा रंधावा उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा खुश रहो काव्या, तुम मेरे घर की होने वाली बहू हो और अगर मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है तो जरूर तुम इस जिम्मेदारी के लायक होगी। वो उसके सर पर हाथ रखती है, फिर काव्या मिस्टर रंधावा के पैर छूती है। सोनल से मिलने के बाद सारे लोग एक दूसरे से मिलकर बाहर आते हैं। सोनल भी अपने सास और ससुर के पैर छूती है। राहुल से बातें करते हुए वो भी बाहर आती है। काव्या जैसे ही कार में बैठने आती है, देखती है पहले से ही अर्जुन बैठा हुआ था। वो उसे देखकर घबराते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये मेरी सीट है और हटो, दादी माँ बैठेगी यहाँ पर। अर्जुन एक शरारत भरी मुस्कान के साथ, तुमने सबको बाय कहा और सबसे मिलकर भी जा रही हो, लेकिन अपने लाइफ का सबसे मोस्ट हैंडसम स्पेशल पर्सन से बिना मिले ही जा रही हो। कम से कम मेरे साथ बैठकर अच्छे से गुड नाइट विश करके जाओ, अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। वो उसे खींचकर अपने बगल में बैठा देता है। काव्या सबको बाहर में कार के पास आते हुए देखकर, निकलो तुम यहाँ से, कितने बड़े चिपकू हो तुम्हारी ये हरकतें मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और जब तुम फ्लर्ट करते हो तो मुझे गुस्सा आता है, हटो तुम यहाँ से। अर्जुन काव्या को परेशान करने के लिए उसके और करीब आकर बैठने लगा। सिचुएशन इतना ऑकवर्ड हो गया था कि वो कार से उतर जाती है। पीछे से दादी काव्या को कार से उतरते हुए देखकर, बेटा तुम उतर क्यों रही हो, अच्छा मेरे लिए ठीक है मैं बैठ जाती हूँ, तुम दूसरे साइड से आकर बैठ जाओ। सबके बैठ जाने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। काव्या साइड मिरर में देखती है तो अर्जुन स्माइल कर रहा था। उसकी कुटिल मुस्कान को देखकर वो समझ गई थी, हो ना हो ये जरूर कुछ बड़ा सोच रहा है। काव्या खुद को संभालते हुए अपने मन में, मैं मासी से इनकार कर दूंगी, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो जैसे ही अपने गले के लॉकेट को छूने के लिए अपने गले को देखती है तो उसका लॉकेट उसके गले में था ही नहीं। वो घबरा कर, माँ का दिया हुआ लॉकेट कहाँ खो गया, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूँ, कहीं घर में ही तो नहीं खुलकर गिर गई। अर्जुन अपनी दी के साथ दरवाजे पर ही खड़ा था और मन ही मन में सोचते हुए कहा, काव्या तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिखा दी ना, मैंने तो कहना शादी तो मैं तुमसे करके रहूंगा किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। अर्जुन काव्या को जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान को देखकर सोनल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है छोटे, पहले तो शादी करने से इनकार कर रहे थे, फिर काव्या को देखकर ऐसा क्या हो गया था जो तुमने उससे शादी करने को तैयार हो गई। दी, आप नहीं जानती है क्या, नैना जैसी इस शहर में ना जाने कितनी सारी लड़के वाई है, उनमें से ना जाने कितनी सारी लड़के वाई और मेरी झलक पाने के लिए मुझसे बात करने के लिए कितनी मिन्नतें करती है, लेकिन ये पहली लड़की है जिसने अर्जुन रंधावा को चैलेंज किया है। वो खुद को लेडी रोबिनहुड समझती है, किसी से नहीं डरती है। अकड़ तो इतनी है कि पूछो मत। कॉलेज के पहले दिन ही उसने डेविल ग्रुप के मेंबर को उसने सारे स्टूडेंट्स के सामने इंसल्ट की। आज मेरे दोनों फ्रेंड्स की जान चली गई है और मैं कुछ कर नहीं सका। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। सोनल उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, छोटे घर के अंदर चलो, बहुत रात हो गई है और चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए दी, क्योंकि मुझे अभी नींद नहीं आएगी, पहले मुझे बहुत जरूरी काम करना है। सोनल उसे गुड नाइट विश करके घर के अंदर चली जाती है। अपनी बहन को जाते हुए देखकर, आपकी खुशी के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया है, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है रंधावा खानदान की बहू बनने की। मिस्टर रंधावा ने पसंद किया है तो क्या, लेकिन मैं सिर्फ दी की वजह से उसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। कल कॉलेज तो वो आएगी ही, उसे तो अब बताऊंगा सबके सामने किसे प्रॉब्लम क्रिएट करना कहता है। अर्जुन रंधावा के पास सिर्फ स्टोन हॉट है जो कभी नहीं बदलेगा। बिरला हाउस के अंदर आते ही काव्या कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगी। सारे लोग घर के अंदर आते हैं। राहुल सबकी ओर देखते हुए गुड नाइट विश करके अपने कमरे में चला गया। राय बहादुर साहब भी उसके बाद दादी भी चली गई। नैना उबासी लेते हुए कहा, मोम मुझे नींद आ रही है, कल कॉलेज भी जाना है, गुड नाइट। वो भी चली गई। अब रचना और काव्या हॉल में थे। रचना काव्या को अपने पास बैठाते हुए बोली, अब बोलो क्या कहना है तुम्हें, तुम कुछ जरूरी बात कहना चाहती थी ना।
मासी, आज मैंने उदय श्रीवास्तव को देखा था, एक बच्ची को गोद में लिए हुए। आप सोच भी नहीं सकती मासी कि वो आदमी जिसने सिर्फ मेरी माँ को आंसू और दर्द दिए, मुझे कभी प्यार नहीं दिया। माँ के साथ साथ वो मुझे भी मारता था। वो किसी बच्ची को इतना प्यार कैसे कर सकता है? क्या वो उसकी दूसरी बीवी की बेटी थी? मासी, मैं जब भी उस इंसान को देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है, गुस्सा आता है मुझे कि मैं उस जल्लाद की बेटी कैसे हो सकती हूँ। काव्या बोलते हुए रोने लगी। रचना उसे अपने गले से लगा लेती है, फिर प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोली, काव्या दीदी चाहती थी कि तुम एक कामयाब इंसान बनो। वो सिर्फ तुम्हारे लिए उस इंसान के दिए हुए दुखों को सहा था। लेकिन काव्या काव्या उनके बातों का जवाब देते हुए बोली, जी मासी, क्या हुआ? आज तुमने जो राहुल के लिए क्या है उसके लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ बेटा। जानती हो मिस्टर रंधावा को अगर तुम ना कहती तो फिर से राहुल और सोनल की शादी में रुकावट आ जाती। क्या तुम खुश हो? अपनी मासी की बात को सुनकर काव्या के मुंह पर जैसे ताले लग गए हो। उसकी मासी उसे बिल्कुल मां की तरह प्यार करती है। अगर उसने अर्जुन से शादी के लिए इनकार कर दिया होता तो शायद राहुल का फिर से दिल टूट सकता था। वो एक फीकी मुस्कान लिए हुए बोली, मासी आप खुश हैं ना इस रिश्ते से? रचना, मेरी खुशी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या तुम सच में अर्जुन से शादी के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है तुम पर, मैं कॉल करके अभी मना कर देती हूँ। काव्या अपनी मासी की बातों को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, नहीं मासी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, क्योंकि कल मुझे कॉलेज भी जाना है। गुड नाइट बेटा। काव्या अपने कमरे में आती है तो देखती है नैना गहरी नींद में सोई हुई है। उसके बगल में लेटकर वो पिल्लों पर अपना सर रखती है, फिर खुली आंखों से वो सब कुछ याद करने लगी जो अर्जुन ने उससे कहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मुंबई आए हुए उसे ठीक तरह से 6 महीने भी नहीं हुए और उसकी शादी होने वाली है, वो भी उस इंसान के साथ जिसे वो देखना पसंद नहीं करती है। अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन उसने दूसरों की खुशी के लिए कर लिया। रात बीत चुकी थी। सुबह के 9 बजे काव्या और नैना दोनों कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोनों ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों रचना जी को और दादी को बाय बोलकर घर के बाहर जाने लगी। स्कूटी की चाबी लेकर नैना आगे आगे चलते हुए काव्या से मजाक में कहती है, तेरा अच्छा है अर्जुन भी कॉलेज में ही होगा, इसी बहाने तुम दोनों शादी से पहले एक दूसरे को जान भी लोगे। अपना मुंह बंद रखो और दोबारा उसका नाम नहीं लेना। नैना, मैं तुझे वार्निंग दे रही हूं, उस डेविल का नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। काव्या की जुबान से ऐसी बातें सुनकर नैना उसे और चिढ़ाते हुए बोली, वैसे डेविल बहुत हैंडसम है और हॉट भी, उसके बॉडी को देखा है बिना शर्ट के। कितनी बेशर्म है तू नैना, ऐसी बातें करते हुए शर्म आती है या नहीं तुझे? वो एक नंबर का एरोगेंट जालिम जल्लाद और इंसान है, मुझे उसे देखकर ही गुस्सा आ जाता है। उसके नाम को सुनकर तुम्हें गुस्सा आता है तो फिर शादी के बाद उसके साथ एक ही कमरे में कैसे रहोगी? ये जानते हुए भी कि तुम उसे देखना भी पसंद नहीं करती हो तो फिर शादी करने का क्या मतलब? शादी कोई मजाक नहीं है काव्या, ये वो बंधन है जो बार जुड़ जाए तो टूटती नहीं है। तुम प्रेशर में आकर तो हाँ नहीं क्या है ना सैक्रिफाइस कर रही हो? फिर प्यार का क्या? जिस हस्बैंड और वाइफ में प्यार ही ना हो वो रिश्ता एक समझौता बनकर रह जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि शादी के लिए इनकार कर दो तुम काव्या, क्योंकि अर्जुन एक स्टोन हॉट वाला इंसान है, उसके दिल में सिर्फ नफरत है और कुछ भी नहीं। उससे शादी करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। काव्या उसकी बातें समझते हुए मुस्कुराकर कहती है, तो क्या हुआ, वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ वो मेरे साथ क्या करता है। और प्यार का क्या है, प्यार होने के लिए एक पल ही काफी है और मेरा पहला प्यार मेरे लिए सिंगिंग है और कुछ भी नहीं। स्कूटी पर सवार होकर दोनों बातें करते हुए कॉलेज जाने लगे। कॉलेज गेट से अंदर आते हुए जैसे ही वो दोनों कैंपस में पहुंचे सारे स्टूडेंट्स नैना को देखने लगे तो काव्या उसे थोड़ी सी टेंशन में देखकर, जब तूने कुछ क्या ही नहीं है तो घबरा क्यों रही है और टेंशन किस बात की? और इन लोगों के पास फालतू कामों के अलावा कोई काम नहीं होता है। तू क्लासरूम में जा, मैं लाइब्रेरी से आती हूँ, मुझे बोल सबमिट करके कुछ और बुक लेने हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नैना क्लासरूम की ओर जाने लगी तभी मैंडी उससे टकरा जाता है। नैना उसे देखकर, आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? मैंडी देखता है नैना है, वो उसकी ओर देखते हुए कहा, नैना आई एम सॉरी। वो अनजान बनते हुए, सॉरी लेकिन गलती मुझसे हुई है ना, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं देखकर नहीं चल रही थी। वो इतना बोलकर जाने लगी तो मैंडी पीछे से आवाज देते हुए, नैना मेरी बात तो सुनो, अभी क्लासरूम में जा रही हूँ, लंच टाइम में मिलते हैं। काव्या जैसे ही लाइब्रेरी में आती है तो देखती है एक लड़का जो लगभग 28 साल का होगा, गोरा रंग, लंबाई 6 फीट के आसपास होगी, वो किसी को बुक को पढ़ रहा था। काव्या उसके पास आकर, एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये बुक सबमिट करने हैं। वो लड़का जैसे ही काव्या को देखता है तो मुस्कुराने लगा और उसके हाथ से बुक लेकर, ठीक है यहाँ साइन करो। काव्या उसे गौर से देखती है तो वो स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? काव्या क्वेश्चन करते हुए बोली, सर आप नए हैं क्या? क्योंकि जिस दिन सोनिया का मर्डर हुआ उस दिन तो कोई और लाइब्रेरियन थे और आज आप। मैं वहां भी था जब सोनिया का मर्डर हुआ था। एनीवे मेरा नाम आदित्य वर्मा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, फ्रेशर होना। जी सर, मैं बुक ले लेती हूँ, उसके बाद आपसे आकर बात करती हूँ।
वो बुक लेने के बाद लाइब्रेरियन के पास आता है, दोनों बातें करने लगे थे। कुछ देर बाद पीछे से अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था स्वीट हार्ट, और तुम लाइब्रेरी में हो। काव्या उसे घूर कर देखते हुए अपने मन में इसे क्या हुआ है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। लाइब्रेरियन भी अर्जुन को घूर कर देखने लगा, उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वो अर्जुन को पहले से जानता हो। वो अर्जुन को देखते हुए काव्या से, तुम जानती हो क्या इसे ये डेविल ग्रुप में सबसे फेमस और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इतने शार्प माइंड के हैं कि कॉलेज में इनकी ही चर्चा सुनता हूं मैं, काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के लगते हैं। हेलो मिस्टर अर्जुन रंधावा। अर्जुन चौंकते हुए, आप मुझे जानते हैं क्या? आपको कौन नहीं जानता है, मैं तो आपको तब से जानता हूं जब आप मुझे जानते भी नहीं थे। बहुत अफसोस हुआ आपके फ्रेंड्स के बारे में सुनकर। सो सैड। अर्जुन सर, आपका नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको पहले देखा है। लाइब्रेरियन हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं तो अभी तुमसे मिल रहा हूं। अर्जुन बिना कुछ कहे काव्या से, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है, तुम मेरे साथ चलो। काव्या बिना उसे देखे, मुझे अभी बुक लेने हैं, उसके बाद मेरी क्लास है, लेक्चर अटेंड करने हैं, फिर मुझे कहीं जाना है, उसके बाद तुमसे बात करूंगी। अर्जुन बिना कुछ बोले ही आदित्य सर के सामने ही काव्या का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। तभी आदित्य सर अर्जुन को रोकते हुए बोले, अर्जुन ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, वो भी एक लड़की के साथ। मैं इसके साथ कुछ भी करूं, आप होते कौन है मुझे बोलने वाले? आप सिर्फ लाइब्रेरियन हो, जितनी आपकी ड्यूटी है वही करो। अर्जुन की बातें सुनकर आदित्य सर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए रह जाते हैं। अर्जुन काव्या का हाथ खींचते हुए ले जा रहा था, वो गुस्से भरी नजरों से उन दोनों को जाते हुए देखकर, मैं कौन हूं और क्या हूं ये जानते नहीं हो तुम, और क्या कर सकता हूं ये सोच भी नहीं सकते हो। फोरेंसिक लैब में दोनों बॉडी की पोस्टमार्टम हो रही थी। सोनिया की बॉडी को देखकर जिया को बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसे घबराते हुए देखकर फोरेंसिक एक्सपर्ट आशुतोष मुस्कुराते हुए बोले, जिस तरह की हमें ड्यूटी करनी चाहिए हम बस वही कर रहे हैं। तुम्हारी तरह अगर मैं भी घबराता तो आज पोस्टमार्टम कभी नहीं कर पाता। थोड़े पेशेंस के साथ काम करो जिया, और इस तरह की हरकत करना बंद करो। सर, मैंने ऐसी डेथ बॉडी को कभी पोस्टमार्टम नहीं किया है, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ऐसे फोरेंसिक डॉक्टर कभी नहीं बनती। जिया की बातें सुन डॉक्टर आशुतोष हंसने लगे। आप हंस रहे हैं सर, मुझे सोच सोचकर डर लग रहा है, इस लड़की को कितना पेन सहना पड़ा होगा, तड़प तड़प कर मरी होगी, किलर बहुत ही क्रूर होगा। जिया की बातों का जवाब देते हुए, जिया किलर क्रूर के साथ साथ बहुत ही शार्प माइंड वाला होगा, उसके दिल में सिर्फ नफरत रही होगी और रिवेंज उसने ऐसे लिया कि कोई सोच भी नहीं सकता है। हैरानी की बात है, स्कैल्पिन का इस्तेमाल करके उसने अपने मर्डर को अंजाम दिया है, जो कोई सोच भी नहीं सकता है। शिंदे की मुश्किलें बढ़ गई है, इस किलर को ढूंढना इतना आसान नहीं है जितना कि वो समझ रहा है। कॉलेज के कॉरिडोर से अर्जुन काव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे रिहर्सल रूम के अंदर ले गया। वो उसे दीवार से सटाकर उसके करीब आकर कहने लगा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं और तुम मेरी गर्लफ्रेंड, जो मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगा। कान खोलकर मेरी बात सुनो, आज के बाद तुमने ऐसे किसी के साथ बैठकर बात की तो तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं क्या कर सकता हूं। कौन है वो लाइब्रेरियन जिससे तुम बात कर रही थी? तुमने मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी कैसे की? वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, तुम मुझे हट कर रहे हो, छोड़ो मुझे। इतना कहकर वो उसे जोर से धक्का दे देती है। अर्जुन लड़खड़ा कर गिरने ही वाला होता है कि वो खुद को संभाल लेता है। काव्या उसे अंगुली दिखाते हुए बोली, अर्जुन रंधावा, तुम मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करूंगी। और ऐसे मुझ पर हक जताकर साबित क्या करना चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोई गुलाम हूं? मुझसे दूर रहकर बात करो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी का गलत फायदा उठाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना तुम। काव्या की आंखों में आंसू थे। अर्जुन उसके जुबान से शादी के लिए हाँ सुनकर बिल्कुल चौंक गया, क्योंकि कल रात तक तो वो बिल्कुल भी खिलाफ थी। आज ऐसा क्या हो गया है इसे? वो उसके माथे को छूते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं? ऐसे बोलकर क्या समझाना चाहते हो? मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन अपना सपना नहीं भूल सकती हूँ, और मैंने सिर्फ शादी के लिए हाँ कहा है, उससे ज्यादा कोई उम्मीद मत रखना। अर्जुन उसकी बातों को सुनकर चौंकते हुए कहा, अब तुम्हारा कोई सपना भी है? ऐसे एटीट्यूड से मुझसे बात मत करो। और तुम जैसी लड़कियों का एक ही तो सपना होता है, अमीर लड़कों को फंसाकर उन्हें अपना बनाना। तुम्हें तो क्या ऑफर मिला है? इतने बड़े घर की बहू तुम बन जा रही हो, तुम्हारी तो ऐश ही ऐश है, लेकिन बदले में तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें रखूंगा। अर्जुन की बातें सुनकर काव्या एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर लगाती है। अर्जुन अपने गाल पर हाथ रखकर उसे घूर कर देखने लगा। काव्या जैसे ही अर्जुन को थप्पड़ लगाती है, वो गुस्से से अपने गाल पर हाथ रखते हुए उसे घूरने लगा। काव्या उसे अंगुली दिखाते हुए बोली, अगर तुमने ऐसे घटिया लफ्ज अपने जुबान से निकाले तो मैं अपनी शराफत भूल जाऊंगी। तुम डेविल तो हो ही, लेकिन मॉन्स्टर भी हो। मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर के साथ बर्बाद नहीं कर सकती हूँ।
और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने मजबूरी में आकर इस रिश्ते के लिए हाँ क्या ना कि तुम्हारे पैसों को देखकर, लेकिन तुमने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है। तो मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकती हूँ जिसके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत हो। तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो अर्जुन, और ना ही मैंने तुमसे कोई हेल्प मांगी है। तुम्हारी बातों से तो पता चल गया है कि तुम ना ही एक अच्छे इंसान कहलाने के लायक हो और ना ही किसी से प्यार करने के लायक। मैं आज ही मासी से कह दूंगी कि मुझे शादी नहीं करना है, वो भी तुमसे तो कभी नहीं। काव्या की नॉनस्टॉप बातें सुनकर अर्जुन को और गुस्सा आ गया। वो उसे हट करने के लिए उसके बाहों को कसकर मरोड़ते हुए कहा, शादी तो मैं तुमसे करके रहूंगा और तुम्हें सारी जिंदगी इस मॉन्स्टर को झेलना पड़ेगा। अब तो बात मेरे ईगो पर आ गई है और तुमने मेरे ईगो को हट करके अच्छा नहीं क्या, भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा ही। काव्या उससे जबरदस्ती छूटने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी कोई परवाह न करते हुए उसे हट किए जा रहा था। काव्या उसे जोर से धक्का देते हुए बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। नैना क्लासरूम से बाहर आकर काव्या को ढूंढते हुए वो कैंटीन में आती है। कैंटीन में मौजूद सारे स्टूडेंट्स नैना को देखकर अजीब से एक्सप्रेशन दे रहे थे। तभी एक लड़की उसके पास आते हुए बोली, है तुम तो वही हो ना जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था, तुम छूट कैसे गई, कहीं तुम भागकर तो नहीं आ गई, जेल का खाना पसंद नहीं आया तुम्हें। तभी उसके साथ एक और लड़की उसके पास आकर उसके बालों को पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कैंटीन में कदम रखने की, तुम्हारे जैसे मर्डर को तो कॉलेज में नहीं बल्कि रिमांड रूम में रहना चाहिए। सोनिया हमारी क्लासमेट थी और तुम्हें क्या लगता है तुम आसानी से बच जाओगी, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन दोनों के साथ एक और लड़की थी जो उसके ऊपर डस्टबिन में रखे हुए कचरे को उसके ऊपर फेंकने ही वाली होती है कि मैंडी बीच में आकर उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है। मैंडी को देखकर वो तीनों लड़की घबरा गई। उनमें से एक लड़की मैंडी से घबराते हुए बोली, मैंडी तुम इस लड़की को बचा रहे हो ये जानते हुए भी कि इसने क्या क्या है। मैंडी गुस्से से, उन तीनों से मैं जानता हूँ कौन सही है और कौन गलत, इसे मैं क्यों बचा रहा हूँ, ये पूछने वाली तुम होती कौन हो, चुपचाप से नैना को सॉरी कहो और अपने टेबल पर जाकर बैठ जाओ। तीनों अपनी आंखें फाड़कर गुस्से से नैना को घूरते हुए एक साथ सॉरी कहकर चली गई। लेकिन उनमें से एक लड़की अभी भी नैना को घूरकर देखते हुए धीरे से कहती है, तुम अकेले में कहीं तो मिलोगी, उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। नैना मैंडी को देखकर बिना कुछ बोले वहां जाने लगी तो मैंडी उसे रोकते हुए पूछने लगा, काव्या को ढूंढ रही हो नैना? हम पता नहीं कहाँ चली गई है वो। तभी मैंडी देखता है काव्या कैंटीन ही आ रही होती है तो वो अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, वो देखो काव्या को, लेकिन वो कुछ परेशान दिख रही है। हाँ वो अर्जुन से उसकी शादी होने वाली है, इस बात को लेकर वो थोड़ी सी टेंशन में है। नैना के जुबान से अचानक से ऐसी बातें सुनकर मैंडी हैरान रह गया। नैना को होश आता है कि उसने क्या कह दिया, जबकि अर्जुन ने मना किया था। किसी को भी बताने से उसकी जुबान फिसल गई और उसने अनजाने में सारा सच मैंडी को बता दिया। मैंडी अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने अभी, अर्जुन और काव्या की शादी? काव्या मैंडी को देखकर, हेलो मैंडी तुम यहाँ? हेलो काव्या, अभी जो मैंने न्यूज सुनी है क्या वो सच है कि तुम और अर्जुन शादी कर रहे हो? वो कुछ कहती उससे पहले अर्जुन काव्या के पास आकर उसके कमर पर हाथ रखकर अपने करीब करते हुए कहा, हाँ सच सुना है तुमने ब्रो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन हमारी शादी रीति रिवाजों से नहीं बल्कि कोर्ट मैरिज होगी, वो भी कल ही, है ना काव्या? वो उसके हाथों को हटाने लगी लेकिन अर्जुन जानबूझकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। सब कैंटीन में आकर एक साथ बैठ गए। काव्या अर्जुन के पास ना बैठकर मैंडी के साथ आकर बैठ गई। वो अपने मन में सोचते हुए बोली, अर्जुन मैंने तुम्हें मजा ना चखाया ना तो मेरा भी नाम काव्या नहीं। नैना खाना ऑर्डर करती है। काव्या मैंडी की ओर देखते हुए अफसोस जताते हुए बोली, मैंडी मैं जानती हूँ तुम पर अभी क्या बीत रही होगी, तुमने अपने 2 फ्रेंड्स को खोया है और किसी को खोने की तकलीफ मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तुम तो सोनिया के बहुत करीब थे ना? मैंडी दुखी होकर, हाँ बहुत करीब था मैं उसके, लेकिन मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब वो हम सबको छोड़कर चली गई। हमारी फ्रेंडशिप की जान थी वो, अर्जुन के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव थी। वो किसी भी लड़की को अर्जुन के करीब आने नहीं देती थी, लेकिन सबसे बढ़कर एक बात यह भी थी कि चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए हमारे और शनि के बीच, लेकिन हमेशा सुझाने का काम वही करती थी। मैं शनि को बहुत मिस करता हूँ। मैंडी बोलते बोलते इमोशनल होकर रोने लगा। उसे यूं रोता हुआ देखकर काव्या उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम पर जो बीत रही है उसे मैं समझ सकती हूँ, लेकिन रोने से तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स पर क्या बीत रही होगी ये भी तो सोचो। अगर आज वो जिंदा होते और तुम्हें रोते हुए देखते तो क्या तुम्हें रोने देते? मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स की जगह नहीं ले सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी फ्रेंड बनकर तुम्हारे तकलीफ जरूर दूर कर सकती हूँ, वो भी तुम्हारे फेस पर स्माइल लाकर, क्योंकि तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। अर्जुन जब मैंडी और काव्या को ऐसे बात करते हुए देखता है फिर कहता है, मैंडी तुम्हारे लिए पिज्जा आ गया है, अब जल्दी से खाओ। मैंडी पिज्जा को देखकर स्माइल करने लगा। फिर वो एक बाइट लेकर काव्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये मैंडी की सबसे फेवरेट डिश है, एक बार टेस्ट करो, इसे खाने के बाद बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। काव्या उसके हाथ से खा लेती है। नैना उन दोनों को इतने जल्दी घुलते मिलते हुए देखकर, अरे वाह इतनी जल्दी फ्रेंड्स भी बन गए, काव्या तुम इतनी फ्रेंडली हो ये मुझे आज पता चला।
काव्या अर्जुन की ओर देखते हुए टोंट मारते हुए बोली, मैं ऐसी ही हूं, लेकिन यहाँ कोई और भी है जिसे सिर्फ लोगों को हट करना आता है, और ऐसे लोग खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ होते हैं। अर्जुन घूरते हुए, तुम खुद को समझती क्या हो और क्या कहा तुमने? जो मैं हूं वही खुद को समझती हूं। काव्या की तीखी बातें सुनकर अर्जुन मैंडी से कहता है, क्यों आज हम दोनों चिल करने किसी नाइट क्लब में जाए, और वैसे भी कल मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि मैं बैचलर नहीं रहूंगा, इसलिए आज की नाइट एंजॉय करते हैं। मैंडी काव्या और नैना से कहता है, क्यों ना तुम दोनों भी वहां आओ, हम सब एक साथ एंजॉय करेंगे। नैना हाँ करती, लेकिन काव्या मना करते हुए बोली, सॉरी मैंडी, लेकिन मुझे ऐसी जगहों पर जाना अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं आ सकती हूँ। अर्जुन हंसते हुए, मैंडी तो पूछ भी किससे रहा है उसे, जिसे नाइट क्लब क्या होता है ये तक नहीं पता होगा। काव्या अपनी सीट पर से उठकर, हाँ नहीं पता है कि नाइट क्लब क्या होता है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, तो जाओ और हमारा पीछा छोड़ो, चलो नैना यहाँ से, हम यहाँ लंच करने आए थे, ना कि नॉनसेंस बातें सुनने। वो दोनों बिना लंच किए हुए अपने क्लासरूम की ओर बढ़कर चले गए। मैंडी उन दोनों के जाते ही अर्जुन से, तुम्हारे दिमाग में अब क्या खुराफात चल रहा है, तुझे शादी ही करनी है तो काव्या जैसी सिंपल लड़की ही मिली, कोई और नहीं, जब तुझे तो सिंपल लड़के वाए हाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो स्माइल करते हुए कहा, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो यार, लेकिन मेरे शादी करने के पीछे दो वजह है, एक मेरी दी और राहुल की शादी। काव्या राहुल की बहन है, वो मेरी बहन से प्यार करता है, लेकिन अगर उसने मेरी बहन को हट करने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बहन भी तो मेरे घर में होगी। दूसरी वजह, मैं काव्या से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगा। तुम तो जानते हो, जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे छोड़कर किसी और को बॉयफ्रेंड बना लिया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि किसी भी लड़की को डेट नहीं करूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में मैं जब चाहूं तब काव्या को अपनी लाइफ से निकाल सकता हूं। मैंडी उसकी बातों को सुनकर, ये तो गलत है, काव्या जैसी इनोसेंट लड़की के साथ तू ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे, ऐसे तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं तो चाहता हूं कि उसकी लाइफ हेल बन जाए, तभी मुझे खुशी मिलेगी। उसने मुझे एक बार नहीं दो बार मुझे थप्पड़ लगाए, और वो तुम्हारे लिए इनोसेंट होगी, मेरे लिए वो सिर्फ एक चीज है जिसे मैं जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकता हूं। अर्जुन की बातें सुनकर मैंडी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। कॉलेज में छुट्टी होने के बाद सब अपने अपने घर जा चुके थे, शाम के 7 बज रहे थे। नैना काव्या को नाइट क्लब कल जाने के लिए मना लेती है। वो दोनों रचना जी से परमिशन लेकर तैयार होने लगी। कुछ ही देर बाद जैसे ही नैना तैयार होकर काव्या को देखने आई, वो बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि काव्या ने जो वन पीस वाइट ड्रेस पहना था उस ड्रेस में वो बहुत ही कमाल की लग रही थी। उसे देखने के बाद नैना उसकी तारीफ करते हुए बोली, आज तो अर्जुन तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा, तुम इतनी सुंदर भी लग रही है। तो काव्या मुस्कुराते हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैंडी ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की आने की और मैं उसे ना नहीं कर सकी। अच्छा अब चले। नैना अपने भाई की कार की लेकर अपनी मम्मा को बाय कहती है और दोनों एक साथ नाइट क्लब के लिए निकल पड़े। नाइट क्लब के बाहर खड़ा मैंडी बार बार मेन गेट के सामने देख रहा था। उसे ऐसे बेसब्री से इंतजार करते हुए देखकर अर्जुन हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है वो जो तुम्हारे लिए इनोसेंट लड़की है वो तुम्हारी बात मानकर इस नाइट क्लब में आएगी? नैना तो ठीक है, लेकिन वो बहन जी टाइप लड़की जिसे ड्रेसिंग सेंस तो बिल्कुल है नहीं, अगर आ भी गई तो सब लोग उसे देखकर सिर्फ हंसेंगे, क्योंकि ऐसे नमूने को देखकर किसी को भी हंसी आ सकती है। तभी मैंडी मुस्कुराते हुए कहा, तूने तो कहा था कि काव्या को ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं, वो बहन जी टाइप लड़की है, वो नमूना है, लेकिन मुझे तो बहुत ही हॉट लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बार उसे कोई देख ले तो अपनी नजरें नहीं हटा पाएगा। अर्जुन, उसकी बातों को सुनकर तू पागल हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो चुका है, अपने पीछे देख, तेरे भी होश उड़ जाएंगे। अर्जुन जैसे ही काव्या को देखता है वो उसे देखते रह जाता है। अपने व्हाइट कलर की वन पीस ड्रेस जो इसके घुटने से ऊपर ही थी, वो भी स्लीवलेस, उसके साथ अपने खुले बालों में वो गजब ढा रही थी। अर्जुन के खुले मुंह को देखकर मैंडी उसे होश में लाने के लिए कहता है, मुंह तो बंद करो अपना, नहीं तो मक्खी चली जाएगी। काव्या मैंडी से मिलती है और उसके साथ अंदर जाने लगी। नैना देखती है काव्या ने अर्जुन को इग्नोर करके मैंडी के साथ चली गई है, तो वो उसे देखकर अफसोस जताते हुए बोली, अर्जुन तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे उन दोनों को जाते हुए क्यों देख रहे हो? वो कुछ नहीं कहता है तो नैना आगे बढ़कर अंदर चली गई, लेकिन अर्जुन बाहर ही रहा। कुछ देर बाद काव्या को लाउड म्यूजिक की वजह से घुटन महसूस होने लगी। वो बिना किसी को परेशान किए बाहर चली जाती है। बाहर देखती है अर्जुन अकेले खड़े होकर किसी स्टैच्यू की तरह अपने आप में ही खोया हुआ है। तभी वो देखती सामने से आ रही कार अर्जुन के पास जानबूझकर उसे टक्कर मारने आ रही है। वो अर्जुन को आवाज देते हुए उसे साइड हटने के लिए बोल रही थी, लेकिन अर्जुन उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा था। वो दौड़कर अर्जुन को साइड कर लेती है, लेकिन खुद को बचा पाती है।
उस कार में बैठा हुआ अनजान शख्स अर्जुन को मारने के लिए आया था, लेकिन उसकी जगह काव्या को टक्कर मार देता है। वो ड्राइवर ये सब देख लेता है और घबराकर वहां से अपनी कार को स्पीड में करके चला जाता है। अर्जुन उस कार को जाते हुए देखकर काव्या को देखने लगा। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी में काव्या ने उसका एक्सीडेंट होते हुए बचाकर खुद को जख्मी कर लिया है। काव्या बेहोश हो गई थी। अर्जुन उसके पास भागते हुए आता है, तब तक मैंडी और नैना भी वहां आ चुके थे। काव्या जख्मी होकर सड़क के किनारे बेहोश होकर पड़ी हुई थी। उसके माथे पर से खून निकल रहे थे, लेकिन उसकी हालत को देखकर अर्जुन बिल्कुल घबरा गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर काव्या ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी। रह रहकर मन में एक ही ख्याल आ रहे थे, अगर काव्या को कुछ हो गया तो वो खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएगा। ऐसा नजारा उसने बहुत पहले भी देखा था, जब उसने अपनी माँ और बहन को खोया था। उसकी सांस अटक रही थी, उसकी दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से धड़कने लगी। लेकिन जैसे ही नैना अपनी बहन को देखती है, वो अर्जुन से घबराते हुए बोली, अब ऐसे खड़े होकर देखोगे या फिर मेरी बहन को हॉस्पिटल भी ले जाओगे? अर्जुन, अगर काव्या को कुछ हुआ न तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आसपास के लोगों ने भी भीड़ इकट्ठा कर दिया था। सारे लोग आपस में ही बातें कर रहे थे। सबके बीच में बेहोश होकर पड़ी काव्या को तो पता भी नहीं था कि सैकड़ों लोग उसे घेरे हुए हैं। अर्जुन अपनी गोद में काव्या को उठाकर कार में ले जाने लगा, तभी पीछे से कोई लड़का कहता है, पता नहीं काव्या बचेगी भी या नहीं। उस लड़के के जुबान से काव्या का नाम सुनकर अर्जुन के कदम एकाएक रुक गए। वो पीछे मुड़कर देखता है तो आदित्य सर थे। वो उन्हें यहाँ ऐसे देखकर तो हैरान रह गया। इससे पहले वो कुछ कहता, नैना अर्जुन के ध्यान को तोड़ते हुए बोली, अब ऐसे बुत जैसे खड़े रहोगे तो या फिर कार में बैठकर हॉस्पिटल भी जाओगे? अर्जुन कार में बैठ गया। मैंडी कार के ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और नैना उसके साथ। थोड़ी ही देर बाद पास ही के हॉस्पिटल के सामने मैंडी अपनी कार को रोकता है। अर्जुन अपनी गोद में काव्या को उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगा। स्ट्रेचर पर काव्या को लिटाकर वो वार्ड बॉय के साथ इमरजेंसी वार्ड में जाने लगा। काव्या के सर से निकल रहा खून अभी भी बंद नहीं हुआ था। वो सचमुच में बहुत घबरा गया था। अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से वार्ड बॉय से, डॉक्टर कहाँ है, जल्दी बुलाए उन्हें प्लीज। डॉक्टर आ चुके थे। काव्या को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने के बाद हॉस्पिटल के सारे फॉर्मेलिटी सबमिट करने के बाद रिसेप्शनिस्ट अर्जुन की ओर देखते हुए पूछता है, यहाँ सिग्नेचर करने थे आपको, आपने क्या नहीं क्या पेशेंट के रिलेटिव नहीं आए हैं? अर्जुन रिसेप्शनिस्ट की ओर देखते हुए कहा, मैं हूं ना। आप है, क्या रिश्ता है आपका पेशेंट के साथ? वो हिचकिचाते हुए कहा, हस्बैंड हूं मैं उसका, लाइए मैं फॉर्म में सिग्नेचर कर देता हूं। वो सिग्नेचर करने लगा तो रिसेप्शनिस्ट अर्जुन की ओर देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहा, ये इंसान झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? अगर ये सच में पेशेंट का पति है तो इतना हिचकिचा क्यों रहा है? अर्जुन साइन करने के बाद सारे बिल पे करता है और इमरजेंसी रूम के बाहर आकर लगे हुए बेंच पर बैठ गया। अगले ही पल डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आते हैं। अर्जुन डॉक्टर को देखते हुए बोले, मिस्टर रंधावा आपकी वाइफ की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, ब्रेन इंजरी हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। डॉक्टर अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए आगे बढ़कर अंदर चले गए। काव्या की हालत बद से बदतर हो गई थी। नैना डॉक्टर की बात को सुन लेती है और अर्जुन को गुस्से से घूरते हुए देखने लगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। तभी मैंडी कुछ सोचते हुए अर्जुन से कहता है, वो कार तुम्हें टक्कर मारने आई थी ना? कोई तुम्हें जान से मारने आया था, लेकिन कौन हो सकता है? अर्जुन मैंडी की बातों को सुनकर, नहीं मैंडी, ऐसा मेरे साथ कौन करेगा? तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मुझे अभी सिर्फ काव्या की टेंशन हो रही है, वो ठीक तो हो जाएगी ना? मैंडी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, हम, लेकिन चोट तो तुम्हें भी लगी है। मैं जानकर हैरान हूं कि काव्या ने तुम्हारी जान बचाई। वो चाहती तो तुम्हें कार से टक्कर मारते हुए देख सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सच में बहुत अच्छी है। अर्जुन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए, हो सकता है उसने ये सब कुछ उसने ही क्या हो, वो मुझसे शादी न करने के बहाने ढूंढ रही हो। उसे लगता है मैं उसके इस एहसान को लेकर उसे छोड़ दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके होश में आते ही पूछूंगा, आखिर उसने ऐसा मेरे साथ क्यों? क्या मेरी जान बचाने का झूठा नाटक करके थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई उसे? मैंडी उससे कहता है, तुम ऐसे क्यों हो अर्जुन, किसी पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो? तुम वो लड़की जो तुम्हारी जान बचाने के बाद खुद हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई है, तुझे अभी भी लगता है कि ये सब उसने क्या? काव्या तुम्हें डेविल मॉन्स्टर कहती है, सचमुच में तुम मॉन्स्टर ही हो, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। मैंडी उसे लेकर डॉक्टर के पास आता है, उसके चोट लगे हुए जगह पर पट्टी करवाता है, फिर उसे वहां छोड़कर जाने लगा। अर्जुन उसे रोकते हुए, तुझे मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, मैं गुस्सा क्यों करूंगा? तुम तो द ग्रेट अर्जुन रंधावा हो जो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता है। प्यार तो दूर की बात है, तुझे तो ये तक नहीं पता कि माफी मांगना क्या होता है। मैंडी की बातों को सुनकर, अर्जुन तुम्हारी नजरों में वो अच्छी है, लेकिन मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। लेकिन तुम मुझे गलत नहीं समझते हो, ये मुझे जानकर अच्छा लगा।
काव्या अभी भी बेहोश थी, लेकिन बेहोशी की हालत में वो अपनी माँ को पुकार रही थी। नैना उसके पास ही थी। तभी मैंडी उस रूम में आता है। वो देखता काव्या अपनी माँ को पुकार रही है। वो नैना के बगल में बैठ जाता है और उससे कहने लगा, नैना तुम काव्या की मोम को कॉल करके क्यों नहीं बुलाती हो, इसे उनकी जरूरत है। वो बेहोशी की हालत में अपनी माँ को ही पुकार रही है। नैना की आंखें भर आए। वो रोते हुए बोली, मैं मासी को नहीं बुला सकती हूँ मैंडी, क्योंकि वो नहीं आएगी। 3 महीने पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन काव्या को आज उसकी माँ की जरूरत है। लेकिन मैं जानती हूँ उसकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। वो उसे समझाते हुए कहा, इस दुनिया में माँ की जगह कोई ले भी नहीं सकता है, लेकिन कोई ऐसा तो होगा ना इसकी लाइफ में, इसके पापा, उन्हें ही कॉल करके बुला लो। नैना रोते हुए बोली, वो भी नहीं आ सकते हैं। क्यों? वो भी नहीं मैंडी, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आज काव्या की जो हालत है उसके जिम्मेदार सिर्फ वही है। काव्या अपने पापा से नफरत करती है, क्योंकि सिर्फ उनकी वजह से ही काव्या ने अपनी माँ को खो दिया। वो इंसान ना एक अच्छा पति बन सका और ना ही एक अच्छा पिता। मेरी बहन ने बहुत दुख सहे है, उसने अब जीना सीखा। वो अपने माँ के सपने को पूरा करने के लिए फिर से खुद को संभाला, लेकिन कुछ दिनों से हालात बदल गए हैं। फिर अर्जुन का काव्या की जिंदगी में अचानक से आ जाना, मैं समझ चुकी हूँ कि वो मेरी बहन के लायक है ही नहीं। मैं मोम से कहूंगा कि वो भाई के प्यार के वजह से काव्या की खुशियों को दांव पर ना लगाए। नैना उसे सारी बातें बताती है। मैंडी सारी बातें सुनकर वो काव्या की ओर देखने लगा। तो नैना उससे फिर से कहती है, मैंडी मेरी बहन ने ना जाने क्या क्या दुख सहे हैं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ तुमसे, क्या अर्जुन मेरी बहन के लायक है? क्या वो उसे कभी खुश रख पाएगा? क्या वो उसे वो प्यार रिस्पेक्ट दे पाएगा जो एक लड़की अपने पति से एक्सपेक्ट करती है? मैं जानती हूँ वो भी उदय श्रीवास्तव की तरह ही है। जिस तरह मासी ने दुख और तकलीफ सहे हैं, मैं काव्या को ऐसी बनने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी मोम के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। तभी काव्या होश में आती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती हुए बोली, अर्जुन ठीक है नैना। अर्जुन बाहर से सब कुछ सुन रहा था। वो अंदर आता है। काव्या जैसे ही उसकी चोट को देखती है तो वो अपने बेड पर लेटे हुए बोली, कार में बैठा हुआ इंसान कौन था नैना, कुछ पता चला? नैना उसके पास आकर, अभी तो होश में आए हो और सवाल पूछने लगी, अपनी हालत देख पहले। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? तभी रूम के अंदर आते हुए आदित्य सर काव्या के सामने खड़े होकर बोले, तुम ठीक हो काव्या? आदित्य सर की बातें सुनकर अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो काव्या को घुरकर देखने लगा, लेकिन काव्या उसकी ओर बिना ध्यान दिए हुए आदित्य सर को देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ सर, पूछने के लिए थैंक यू, लेकिन आप यहाँ कैसे, पता चला आपको मैं हॉस्पिटल में हूँ? आदित्य सर अर्जुन को अनदेखा करके काव्या के सामने आते हैं। मुस्कुराते हुए बोले, बस थोड़ी सी इंजरी हुई है, बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगी, मैं चलता हूँ। तुम ठीक हो ये जानकर खुशी हुई मुझे, लेकिन किसी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग है भी या नहीं। मैं चलता हूँ, आराम करो, कल कॉलेज तो आओगी ना, ये तुम्हारे लिए। काव्या मुस्कुराते हुए, थैंक यू सर, लेकिन ये क्या है? खुद ही देख लो। वो उस पैकेट को खोलकर देखती है तो एक नोवेल थी और साथ ही साथ में चॉकलेट, जिसे देखते ही काव्या स्माइल किए बिना रह ही नहीं सकी। उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखकर अर्जुन चिढ़ रहा था और अपने मन में बुदबुदाते हुए, स्माइल तो ऐसे कर रही है जैसे कोई खजाना मिला हो, चॉकलेट का पैकेट ही तो है और बुक जो इस किताबी कीड़े को अच्छा लगता है। काव्या अर्जुन की ओर देखती है, लेकिन वो नजरें फेर कर आदित्य के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? आदित्य उसके फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करते हुए यस यो। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, फिर एक दूसरे को बाय और गुड नाइट विश करके आदित्य सर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाते हुए वो अर्जुन को गंभीर नजरों से देखते हैं और मन ही मन में सोचते हुए बोले, आखिर तुम्हें भी तो पता चले, जब कोई चीज जिसे पाने की चाहत दिल में हो और वो पास होकर भी दूर हो जाए और उसे खोने पर कैसा लगता है, वो तुम्हें पता चलेगा। मैं धीरे धीरे तुमसे सारी खुशियों को छीन लूंगा और तुम्हें इतना अकेला कर दूंगा कि तुम घुट घुट कर मरने लगोगे। मैंडी नैना से, अब मुझे चलना चाहिए, बाय गाइज, गुड नाइट। मैंडी भी चला जाता है। नैना काव्या को देखकर मुस्कुरा देती है और आंखें मटकाते हुए बोली, तुम्हारी तो लग गई, वैसे इतने बुरी भी नहीं है चॉइस तुम्हारी फ्रेंडशिप, वो भी लाइब्रेरियन आदित्य सर से। वाह काव्या, अच्छा तो ये चॉकलेट अकेले मत खाना, हाँ तुम्हें ये डेयरी मिल्क बहुत ही पसंद, लेकिन मुझे तो दे ही सकती हो, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। नैना के वहां से जाते ही अर्जुन उसके हाथ से चॉकलेट लेकर डस्टबिन में डाल देता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर काव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझे चॉकलेट खाने थे, लेकिन तुमसे वो भी नहीं देखा गया। तुम सच में डेविल हो जी तो कर रहा है, अभी तुम्हें थप्पड़ लगा दूं। वो उसकी बातों को सुनकर हंसते हुए कहा, अगर कुछ और कहा तो ये बुक भी नहीं मिलने वाली है तुम्हें, और तुम्हें कोई और नहीं मिला, उस लाइब्रेरियन से फ्रेंडशिप कर ली, चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, समझी? लेकिन काव्या मान ने कहाँ बोली थी। वो आगे बढ़कर जैसे ही अर्जुन के कॉलर को पकड़ते हुए खींचती है, वो उसके ऊपर आ गिरा। काव्या उसके नीचे दबकर उसे धक्का देते हुए बोली, तुम कितने भारी हो, सारा वजन मेरे ऊपर डाल दिया, अगर मैं दबकर मर गई तो? अर्जुन उसकी झील सी आंखों की गहराइयों में खो गया था। उसके मासूम से चेहरे और बोलते हुए लब ना जाने क्या जादू कर रही थी।
उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो काव्या के करीब था, बिल्कुल उसके करीब, कुछ ही फासले थे। अर्जुन उसके कांपते हुए होठों की ओर देखे जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर काव्या के चेहरे पर पड़ी, वो शरारत भरी अंदाज में काव्या के ऊपर से हटते हुए कहा, इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। तुमन मेरी जान बचाई है, ये हिसाब तो बाकी है ना। वो क्या है ना अर्जुन रंधावा, किसी का एहसान नहीं लेता है। तुमने मेरी जान बचाई है तो बदले तुम मुझे एक विश मांग सकती हो, मैं इनकार नहीं करूंगा। फिर वो काव्या के ऊपर से हट जाता है तो काव्या उसकी ओर देखते हुए बोली, सोच लो अर्जुन रंधावा, अपने जुबान से नहीं मुंह मोड़ना। लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए, जब वक्त आएगा तब मांगूंगी। लेकिन अभी जो तुमने मेरे साथ क्या है ना, उसे तो मैं नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे फेवरेट चॉकलेट को फेंक दिया। अर्जुन उसके मायूस चेहरे को देखकर, बच्ची नहीं हो तुम जो ऐसे चॉकलेट की तरह रो रही हो, और तुम्हारे नखरे उठाने वाला मैं नहीं हूं, इसलिए चुप हो जाओ, नहीं तो और भी तरीके आते हैं मुझे। कल तुम तैयार रहना। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो। देखो तुम मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हो। मैं कल तैयार नहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। काव्या गुस्से भरी निगाहों से अर्जुन को देखते हुए बोली, लेकिन अर्जुन उसकी बातों को अनसुना करते हुए बोला, ठीक है मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं तुम्हें, जिसे देखने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं। एक तरह से मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में सोच रहा हूं। वो कुछ डॉक्यूमेंट के पिक्चर दिखाने लगा, जिसके अमाउंट को देखकर अर्जुन फिर हंसते हुए कहा, ये अमाउंट देखकर ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है काव्या, ये तुम्हारे मौसा जी के ऊपर कर्ज है, पूरे 25 करोड़ रुपए हैं जो उन्हें बैंक वालों को देने हैं। अगर मेरी बहन की शादी तुम्हारे भाई के साथ हो जाती है तो मेरे डैड उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन उनकी एक ही शर्त है मेरी तुमसे शादी। तो बताओ क्या करोगी तुम। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, लेकिन एक एग्रीमेंट पेपर साइन करने होंगे तुम्हें, लेकिन इस एग्रीमेंट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी तुम। अगर तुम सच में अपनी मासी के लिए कुछ करना चाहती हो तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, आज रात का टाइम है तुम्हारे साथ, रात भर तुम सोच सकती हो क्या करना है तुम्हें। काव्या अर्जुन की बातें सुनकर हैरान रह गई, वो समझ नहीं पा रही थी क्या बोले। फिर अचानक से अपनी जुबान को खोलते हुए बोली, ठीक है मैं रेडी हूं तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन एग्रीमेंट किस लिए, मैं समझी नहीं। अर्जुन एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, वो तो बताना जरूरी है, लेकिन तभी जब तुम ऑफिशियली मेरी वाइफ बन जाओगी। वो वहां से चला जाता है। तभी नैना डिस्चार्ज पेपर लेकर कमरे के अंदर आते हुए बोली, रात के 10 बजे तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया है, अब चले यहाँ इस हॉस्पिटल से। अर्जुन अपनी कार को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आता है। नैना जैसे ही काव्या को लेकर आती है, उसका मोबाइल बजने लगा। वो देखती है उसकी मोम का कॉल आया है, तो नैना कॉल रिसीव करते हुए, हेलो मोम। रचना गुस्से में नैना को डांटते हुए बोली, हेलो की बच्ची, कहाँ है तू, और ये कैसी पार्टी हो रही है, रात के 10 बज रहे हैं और तुम दोनों अभी तक आए नहीं। कल काव्या और अर्जुन की शादी है, वो तैयारी भी करनी है, कितने सारे काम है, और तुम दोनों ऐसे ही इत्मीनान से रहो, क्योंकि दुनिया भर के टेंशन तो मुझे ही है। नैना अपनी मोम से कुछ कहती, लेकिन वो उन दोनों को जल्दी आने के लिए कहकर कॉल कट कर देती है। प्यार का दूसरा पहलू नफरत, तबाही, आंसू, दर्द और तड़प होती है, उसी पहलू को शुरुआत काव्या की जिंदगी में हो चुकी थी। अर्जुन के दिल में काव्या के लिए बेपनाह नफरत भरी हुई थी। वो काव्या को देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो काव्या को बर्दाश्त कर रहा था। हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए काव्या को देखकर अर्जुन अपने कार की हॉर्न बजाते हुए उसकी और एक टक निहारने लगा। काव्या उसके हॉर्न की आवाज से परेशान होकर खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलने लगी, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, ये मुझे डायरेक्ट बुला भी तो सकता है ना, लेकिन हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा है, भोंपू कहीं का, ये तो बिल्कुल किसी गोरिल्ले की तरह दिखता भी है। काव्या नैना के साथ अपने भाई की कार में बैठ जाती है। नैना कार स्टार्ट करती है और बेरुखी से अर्जुन को एक नजर देखने के बाद वहां से जाने लगी। अर्जुन उन दोनों को इतने एटीट्यूड में देखते हुए कहा, कल के बाद मैंने तुम्हें दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा भी नाम अर्जुन रंधावा नहीं। काव्या श्रीवास्तव, बहुत अकड़ है ना तुझ में, जानता था मैं तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें इस शादी के लिए हाँ करवाना है तो इमोशनली ब्लैकमेल करना होगा, आखिरकार कल हमारी शादी है। नैना बिरला हाउस के सामने कार को रोकती है। काव्या कार से उतर ही रही थी कि नैना उसे रोकते हुए बोली, काव्या मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं उस अर्जुन से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी ही मोम के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अपनी बहन को बलि नहीं चढ़ने दूंगी। अर्जुन किसी तरह से भी तुम्हारे लायक नहीं है काव्या। काव्या नैना की आंखों में देखते हुए बोली, तुम मुझसे इतना प्यार करती है, ये मुझे आज पता चला नैना, लेकिन जानती हो तुम मेरी माँ क्या कहती थी, हर इंसान के अंदर बुराई के साथ साथ अच्छाइयां भी छिपी होती है। कुछ अपनी अच्छाइयों से सामने वाले के दिल को पल भर में जीत लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले के दिल को तो नहीं जीतते हैं, लेकिन दिल में एक जगह बना लेते हैं। मैंने अपनी माँ को घुट घुट कर मरते हुए देखा था। फैमिली क्या होती है, अपनों का प्यार सिर्फ मुझे अपनी माँ से ही मिला। मेरे पापा सिर्फ नाम के लिए थे, उन्होंने मुझे कभी प्यार दिया ही नहीं। मुझे ये भी याद नहीं कि उदय श्रीवास्तव ने मुझसे कब प्यार से बात किया होगा। मैं ठीक हूँ और मेरी इतनी चिंता मत कर नैना, अब घर के अंदर चले, मासी इंतजार कर रही होगी।
नैना पार्किंग एरिया में कार को लगाकर दरवाजे के सामने खड़े होकर वेल बजाने लगी। दरवाजे को खोलते ही रचना जी दोनों लड़कियों को देखकर, ये कोई टाइम है घर आने का, घड़ी की ओर देखो जरा। तभी उनकी नजर काव्या पर पड़ी, जिसके माथे पर और हाथ में पट्टियां बंधी हुई थी। वो परेशान होकर, ये कैसे हुआ, घर के अंदर तो आओ। हे भगवान, कितनी चोट लगी है। नैना, तूने कॉल करके बताया क्यों नहीं? मोम, आप पहले डांटती हो, पूरी बात सुनती तो हो नहीं। काव्या, अब ठीक है, बस इसे आराम की जरूरत है। खाना तो हम लोगों ने खा लिया। गुड नाइट मोम, मुझे नींद आ रही है, नैना उबासी लेते हुए कहा। हाँ हाँ, जाकर अपनी नींद पूरी कर ले अपनी। काव्या, तुम मेरे साथ बैठ बच्चा। रचना जी बड़े ही प्यार से काव्या को अपने पास बैठाती है और सामने के टेबल पर रखे हुए एक सेट का बॉक्स देते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए है बच्चा। काव्या बड़े ही उत्सुकता भरी नजरों से बॉक्स को खोलकर देखते हुए बोली, मासी ये तो नेकलेस है, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। ये आपका है ना मासी? प्लीज, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरी शादी कोर्ट में होगी ना। रचना जी प्यार से काव्या के गाल को छूते हुए बोली, शादी तो शादी होती है, दुल्हन बनने के मौके बार बार नहीं मिलते हैं काव्या, वो भी अपने शादी वाले दिन। तुम जाकर आराम करो, कल सुबह उठना है तुम्हें। काव्या अपने कमरे में चली जाती है। वो बेड के किनारे लेटते हुए अपने मन में सोचते हुए बोली, दुल्हन तो मैं बनूंगी, लेकिन एक ऐसी दुल्हन जो अपने आप को एक ऐसे इंसान के साथ बंधन में बंधने जा रही है जिसे देखना भी नहीं पसंद करती है। मासी, कल से मेरी लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है, ऐसे हमसफर के साथ जो मेरा हाथ थामेगा जरूर, लेकिन कब तक ये नहीं पता मुझे। रंधावा सदन में अर्जुन अपने कमरे के बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। ना जाने कितने सारे सिगरेट पी चुके थे उसने। आज आदित्य को काव्या के साथ फ्रेंडली होते हुए देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रह रहकर उसे अपने पास्ट में बीते हुए पल याद आ रहे थे। जैसे ही उसकी सिगरेट खत्म हुई, वो दूसरी सिगरेट को लेकर लाइटर ढूंढ ही रहा था कि उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। अर्जुन अपने आप से, अब इतनी रात को कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? अर्जुन जैसे ही कॉल रिसीव करता है, दूसरी ओर से आवाज आती है, हेलो अज्जू। अज्जू नाम सुनते ही उसके आंखों के सामने वो सारे पल दिखाई देने लगे जब उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिताए थे। दिमाग सुन्न रह गया उसके दिए हुए धोखे को याद करते हुए। अर्जुन ये जानकर हैरान था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने इतनी रात को कॉल क्यों किया। वो खोई हुई सी आवाज में, हेलो शर्मिला। हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारी शर्मिला पहचान लिया ना तुमने मुझे पता था कि चाहे कोई भी भूल जाए मुझे, लेकिन मेरा अज्जू मुझे नहीं भूल सकता है। अर्जुन बिना कुछ बोले कॉल कट करके मोबाइल ऑफ कर देता है और बेड के किनारे रखते हुए वो बेड पर लेट गया, अपनी आंखें बंद करके। क्यों शर्मिला, तुम फिर से मेरी लाइफ में क्यों आए हो? मैं तुम पर भरोसा करता था, इतना प्यार करता था, लेकिन अब नहीं, तुम मेरी लाइफ से बिना बताए चली गई, अब वापस क्यों आए हो? रात बीत चुकी थी। सुबह के 9 बजे काव्या गोल्डन जरी वर्क किए हुए लहंगे को पहनकर, झुमके और हाथों में कंगन, नामात्र के लिए मेकअप करने के बाद वो सैंडल पहनकर तैयार हो गई थी। रचना जी उसे आवाज लगाते हुए बोली, काव्या तैयार हो गई ना बेटा? देर हो रही है, जल्दी चलो। काव्या अपने लगेज की ओर देखते हुए बोली, नैना मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, मेरी इसे नीचे लेकर जाने में हेल्प करो। नैना उदास दीवार की ओर अपना मुंह किए हुए गुस्से में कहती है, काव्या क्यों कर रही है ऐसा? कहीं तू मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना? काव्या नैना के हाथ को पकड़कर अपने सामने करते हुए, देख तू तो चाहती है ना मैं अपना सपना पूरा करूं, तो फिर मुझे रोक मत। और ये शादी अर्जुन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मेरे सपने ही सब कुछ है और मेरी फैमिली बस। नैना काव्या के गले लग जाती है। काव्या अपने फैमिली के साथ मंदिर पहुंच चुकी थी, जहां अर्जुन अपने डैड और बहन के साथ मंदिर के बाहर ही इंतजार कर रहा था। रचना जी, राय बहादुर साहब और राहुल तीनों मिस्टर रंधावा से मिलते हैं। अर्जुन राहुल से हेलो करता है। नैना उदास होकर सबसे अलग खड़े होकर सबके मुंह फेरे काव्या की ओर देखे जा रही थी। अर्जुन सबकी ओर देखते हुए कहा, आप सब लोग मंदिर में जाएं, मैं काव्या और नैना के साथ आता हूं। सारे लोग मंदिर के अंदर जाने लगे। काव्या किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। उसे एक नजर देखते हुए अर्जुन एक कुटिल मुस्कान के साथ नैना के सामने खड़े होकर, तुमने तो कहा था मेरी शादी नहीं होने दोगी अपनी बहन से, क्या क्या तुमने नहीं बचा सकी न उसे? नैना, तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं चाहता तो तुमसे शादी कर सकता था, लेकिन तुम में वो बात नहीं जो काव्या में है। वो खूबसूरत ना सही, लेकिन एक कशिश है उसमें जो मुझे अट्रैक्ट करती है। सब लोगों को लगता है काव्या मेरे लिए परफेक्ट चॉइस है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक चीज है जिसे मैं यूज करूंगा। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, बस अपनी जिद को पूरा करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, काव्या को बहुत जल्दी ही छोड़ दूंगा। तुम जानना नहीं चाहती मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ। नैना अर्जुन की बातें सुनकर सन्न रह गई। काव्या की ओर देखते हुए वो अर्जुन से मुस्कुराते हुए बोली, वो काव्या है अर्जुन, और उसे जो कुछ भी चाहिए वो उसे पाने के लिए जी जान लगा देती है। अब तो तुम उसके पति बनने वाले हो, तुम उसे छोड़ने की कोशिश भी करोगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे। तुमने ही कहा था ना, एक अजीब सी कशिश है जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है।
काव्या की लाइफ तुम हेल बनाओ, उससे पहले वो तुम्हारी लाइफ हेल बन जाएगी। काव्या कोई चीज नहीं है जिसे तुम जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। वो अब तुम्हारी वाइफ बनने वाली है। अगर उसकी रेस्पेक्ट करोगे तभी वो तुम्हें रिस्पेक्ट करेगी, और अगर नफरत दिखाओगे तो तुमसे भी ज्यादा उसके दिल में तुम जैसे लड़कों के लिए नफरत है। जो लड़की खुद की लाइफ दांव पर लगा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। काव्या के दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, उसे कभी भूल से भी मत छेड़ देना तुम, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नैना हंसते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। काव्या कार से उतरकर जैसे ही अर्जुन के सामने आती है, अर्जुन उसे देखकर खुद को रोक ही नहीं पाता है कुछ कहने से। वो काव्या की आंखों में देखते हुए कहा, इतनी सज धज कर क्यों आए हो? आज मेरी शादी है ना, तो ये सब जरूरी है ना? वैसे नैना से क्या बात कर रहे थे तुम? काव्या की बातें सुनकर अर्जुन कुछ कहता, रचना जी उन दोनों से मुहूर्त बीत जाने के बाद आओगे क्या तुम दोनों? काव्या जैसे ही जाने लगी पीछे से अर्जुन कहता है, तुम आगे बढ़कर क्यों जा रही हो? मुझसे 2 कदम आगे रहना चाहती हो? काव्या बिना कुछ बोले ही अर्जुन के साथ साथ चलने लगी। दोनों अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए थे। पंडित जी मंत्रोच्चारण करने लगे। सोनल उन दोनों का गठबंधन करती है। पंडित जी उन दोनों को शादी के फेरे लेने के लिए कहते हैं। फेरे लेते हुए काव्या एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो मन ही मन में अपने आप से सवाल करने लगी, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूं ना माँ? मैंने अपने सपनों को नजरअंदाज किया है लेकिन भूली नहीं हूं। मासी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूं, इसलिए मैं खुद को दांव पर लगा रही हूं। अर्जुन मेरे लायक कभी हो ही नहीं सकता है। ये शादी सिर्फ एक डील है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने रचना मासी के रंधावा खानदान की बहू बनी हूं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फेरे हो चुके थे। अर्जुन और काव्या दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन काव्या की मांग को सिंदूर से भरता है और गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए वो काव्या की ओर देखता है, जिसके चेहरे पर नहीं कोई खुशी थी और ना ही कोई रिएक्शन। पंडित जी काव्या और अर्जुन से कहते हैं, विवाह संपन्न हुआ, अब बड़ों का आशीर्वाद लें। काव्या और अर्जुन एक साथ सबसे पहले दादी माँ के पैर छूते हैं, उसके बाद मिस्टर रंधावा के। रचना जी काव्या को गले लगाकर उसके माथे को चूमते हुए बोले, तूने जो क्या है उतना नैना भी नहीं करती, हमेशा खुश रहो तुम दोनों। सोनल खुश होकर अपने भाई और काव्या को गले लगाती है और शादी की बधाई देते हुए बोली, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहो और खुश रहो। राहुल से मिलने के बाद काव्या नैना के पास आती है, लेकिन वो बेरुखी अंदाज में काव्या को गले लगाते हुए बोली, मैं खुश नहीं हूँ ये तुम जानती हो, लेकिन तुम हमेशा खुश रहो, बस इतना चाहती हूँ मैं। अपना ख्याल रखना, और मैं तो आऊंगी ही तुमसे मिलने के लिए। अर्जुन को इग्नोर करके नैना अपनी मोम के पास चली जाती है। काव्या अर्जुन के साथ कार में बैठकर रंधावा सदन के लिए निकल पड़ी। कार में आगे के सीट पर अर्जुन के साथ बैठी हुई काव्या को जैसे ही अर्जुन देखता है वो साइड में अपनी कार को रोकता है। काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसने कार को ऐसे रास्ते में क्यों रोका है। अर्जुन काव्या को कार से उतरने के लिए कहता है। वो कार से उतरते हुए बोली, क्या हुआ, तुमने ऐसे कार क्यों रोकी है? जरूरी था काव्या, मैंने तुमसे शादी सिर्फ एक डील की वजह से की है ये तुम जानती हो, लेकिन मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता हूं तुमसे। अर्जुन की बातें सुनकर काव्या बिना इनकार किए हुए बोली, जानती हूं मैं, तुमने मुझसे शादी एक डील के लिए की, उससे भी ज्यादा अपनी बहन की खुशियों के लिए। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। ठीक है, क्या है तुम्हारी शर्त? सुनो मिस्टर डेविल, मैं कहीं भी जाऊं, कॉलेज, लाइब्रेरी या फिर अपने पर्सनल काम करने, तुम मुझे रोकोगे नहीं, मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं भले ही तुम्हारी वाइफ हूं लेकिन अपने दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग मत आने देना, क्योंकि मैं प्यार लफ्ज सुनना पसंद नहीं करती हूं और मुझसे फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। अर्जुन काव्या की बातें सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि ये वही सारी बातें थी जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखी हुई थी। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बिना पढ़े साइन कर देती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखते हुए कहा, इसमें एक चीज और लिखी हुई है, तुमने पढ़ा नहीं शायद। इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो सिर्फ 1 साल के लिए ही है, और 1 साल पूरा होते ही ये डील खत्म हो जाएगी और तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बिना कोई सवाल किए हुए तुम चली जाओगी। वैसे भी 1 साल तक डेविल को झेलना पड़ेगा मुझे, अब कार स्टार्ट करो। काव्या कार में बैठ जाती है। अर्जुन बिना पल गवाए कार को स्टार्ट करते हुए रंधावा सदन के रास्ते की ओर जाने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद काव्या अर्जुन के साथ रंधावा सदन पहुंच चुकी थी। दोनों दरवाजे पर खड़े थे। सोनल अपने डेड और दादी माँ के साथ आरती की थाली लिए हुए गृह प्रवेश की तैयारी कर चुकी थी। आरती उतारते हुए सोनल चावल से भरे हुए कलश को नीचे दरवाजे के सामने रखते हुए बोली, काव्या अपने दाएं पैर से इस चावल के कलश को नीचे गिराकर अंदर अपने कदम रखो। काव्या सोनल के कहे अनुसार चावल से भरे हुए कलश को अपने दाएं पैर से नीचे गिराते हुए घर के अंदर आती है। अर्जुन काव्या को वहीं छोड़कर हॉल में आता है। कोई लड़की उसके पास आते हुए उसे कसकर गले लगा लेती है और रोते हुए बोली, आई मिस यू सो मच अज्जू, आई रियली मिस यू।
अर्जुन देखता है शर्मिला है, वो उससे अलग होकर उसकी ओर देखने लगा। काव्या सोनल और दादी माँ के साथ हॉल में आती है तो देखती एक लड़की जो अर्जुन के गले में अपने बाहें डालकर अपने प्यार का इजहार कर रही है। वो कुछ नहीं कहती है। अर्जुन खुद को उससे अलग करते हुए कहा, शर्मिला क्या कर रही हो तुम? मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरी वाइफ है काव्या है। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया है? चली जाओ तुम यहाँ से। काव्या गौर से शर्मिला को देखने लगी। अपने व्हाइट कलर की टॉप और स्कर्ट पहने हुए बहुत ही स्टाइलिश लुक में नजर आ रही है। शर्मिला अर्जुन की बात सुने बिना ही कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तुम सिर्फ मेरे हो। अज्जू प्लीज मुझे माफ कर दो, देर से ही सही लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुमसे ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। काव्या एक कोने में खड़े होकर शर्मिला की बातें सुन रही थी। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हरकतों को देखकर दादी माँ गुस्से से बोली, सुनो लड़की, कौन हो तुम और ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी के अभी हमारे घर से चली जाओ वरना धक्के देकर निकालना आता है हमें। घर में नई बहू आई है। सोनल तुम बहू को लेकर कमरे में ले जाओ। शर्मिला देखती है अर्जुन उसकी एक बात नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ काव्या को देखे जा रहा था। सोनल काव्या को देखते हुए बोली, तुम मेरे साथ चलो। काव्या को लेकर सोनल अर्जुन के कमरे में आती है। कमरे के अंदर आते ही वो देखती है पूरा बेड फूलों से सजाया गया है। बेड के बीच में हॉट शेप बना हुआ है। काव्या इन सारी चीजों को अनदेखा करते हुए सोनल से कहती है, भाभी मेरा सामान आप भिजवा सकती है? हाँ क्यों नहीं, मैं भिजवाती हूँ, तुम आराम करो। ये कमरा अर्जुन का है, कैसा लगा? वो कमरे की हालत को देखते हुए अपने मन में, मिस्टर डेविल का कमरा भी डेविल की तरह ही है, कोई नहीं मैं अपने लिए इस कमरे में जगह बना ही लूंगी। काव्या मुस्कुराते हुए सोनल से, अच्छा है मैं सामान भिजवाती हूँ। इतना कहकर सोनल वहां से चली गई। काव्या बेड के किनारे बैठकर पूरे कमरे को देखने लगी। शाम के 6 बजे काव्या को सोनल अपने भाई के कमरे में लेकर आती है। काव्या को आराम करने के लिए कहकर चली जाती है। काव्या बेड के किनारे खड़े होकर पूरे कमरे का मुआयना करने लगी। वो जैसे ही दीवार पर लगी हुई अर्जुन की तस्वीर को देखती है उसके सामने खड़े होकर अपनी भड़ास को निकालते हुए बोली, मिस्टर डेविल तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारी बातें सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा चेहरा मुझे पसंद नहीं। अब ऐसे घूरो मत, मैं नहीं डरती हूँ किसी से, अपनी नजरें नीचे करो। दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। काव्या डरते हुए पीछे देखती है तो एक सर्वेंट उसके लगेज को पकड़े हुए बोला, बहुरानी आपका सामान है, सोना बिटिया ने भिजवाया है। काव्या लगेज को बेड पर रखने का इशारा करती है। वो सर्वेंट बेड पर लगेज रखकर कमरे से बाहर चला जाता है। काव्या लगेज के जिप को खोलकर सबसे पहले अपने बुक को निकालने लगी और फिर अपने कपड़े को पूरे बेड पर अपने सारे सामान को फैलाकर वो अर्जुन के कबर्ड की ओर देखते हुए बोली, अब मैं सारे सामान को कहाँ रखूंगी? पीछे से अर्जुन की आवाज आती है, स्टोर रूम में। काव्या उसे पलटकर जवाब देते हुए बोली, स्टोर रूम में? लेकिन मेरे ये सारे सामान जो मैं हर दिन इस्तेमाल करती हूँ इसे स्टोर रूम में कैसे रख सकती हूँ? जिसकी जहां जगह होती है उसे वही रखनी चाहिए। अपना ये सारा कचरा उठाओ और स्टोर रूम में जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। काव्या अर्जुन के इस अन्य रवैया देखकर बिल्कुल हैरान रह गई लेकिन किसी तरह उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, ये मेरा सामान है, कोई कचरा नहीं, मैं इसे स्टोर रूम में कैसे रख सकती हूँ? तुम एक बार सोचकर देखो। अर्जुन बिना कुछ बोले बेड पर बिखरे हुए सामान को जैसे तैसे उठाकर लगेज में डालकर काव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए स्टोर रूम की ओर ले जाने लगा। काव्या अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, अर्जुन मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, कहाँ लेकर मुझे जा रहे हो मुझे? अर्जुन काव्या को स्टोर रूम में लेकर आता है और उसके हाथ को छोड़कर नीचे उसके लगेज को फेंकते हुए बोला, जहां तुम्हारी जगह है वहीं लेकर आया हूं तुम्हें मैं, और घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम डेविल ग्रुप के मोस्ट हैंडसम और डैशिंग पर्सन की वाइफ हो तो तुम्हें स्पेशल फील कराना जरूरी था ना, तो इससे अच्छी और स्पेशल जगह क्या हो सकती है तुम्हारे लिए? मुझसे जुबान लगाने से पहले ये मत भूलना कि मैं अर्जुन रंधावा हूं और तुम मेरी वाइफ जरूर हो लेकिन तुम्हें खरीदा है मैंने पूरे 25 करोड़ में। वो एग्रीमेंट पेपर में मैंने तुम्हारे साइन लिए हैं। अगर तुमने यहां से भागने की या फिर किसी को कुछ भी बताने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। चुपचाप पड़ी रहो इस कमरे में और चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के चीखने और चिल्लाने से। तुम्हें तुम्हारा डिनर मिल जाएगा और तुम इस कमरे से सुबह ही बाहर निकल सकती हो। काव्या रोते हुए उसके हाथ पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाते हुए बोली, अर्जुन तुम्हें जो सजा देनी है वो दे दो लेकिन मुझे ऐसे कमरे में बंद मत करो, मुझे अंधेरे में डर लगता है, प्लीज मुझे ऐसे यहाँ मत छोड़ो। अर्जुन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अर्जुन काव्या की एक भी बात नहीं सुनता है, वो उसे वहीं छोड़कर स्टोर रूम को बाहर से लॉक कर देता है। काव्या को झटका लगा, वो नीचे धम्म से बैठ जाती है और अर्जुन के इस बिहेवियर से उसके दिल को जो ठेस लगी थी वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि अर्जुन उसके साथ ऐसा कर सकता है। स्टोर रूम में इतना अंधेरा और हर जगह धूल जमी हुई थी। पुराने और रद्दी सामानों से भरे हुए स्टोर रूम के कोने में बैठी हुई काव्या को अंधेरे से डर लग रहा था। वो मन ही मन में अपने भगवान को याद करते हुए बोली,
मैं अकेले इस स्टोर रूम में कैसे रहूंगी, मेरे पास कोई लाइट भी नहीं है और ना ही कोई कैंडल, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है, मैंने क्या बिगाड़ा है अर्जुन जो वो मेरे साथ ऐसे पेश आ रहा है, उसने मुझे अकेले इस तरह से छोड़कर चला गया है, वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, उसने मुझसे शादी की है, इस बात का तो ख्याल करता, अपनी वाइफ को ऐसे टॉर्चर करने से उसे क्या मिल रहा है। काव्या रोते हुए अपनी जगह से उठते हुए लाइट का स्विच ढूंढने लगी, वो अपने हाथों से टटोलते हुए जैसे ही वो स्विच को ढूंढती है, उसकी स्विच बॉक्स के एक स्विच को ऑन करती है, एक बल्ब जल उठी, धीमे लाइट में उसे कुछ राहत सी मिली, लेकिन काव्या जैसे ही अपने सामान को उठाने के लिए आगे बढ़ती है, उसका पैर किसी नुकीली चीज से टकरा जाती है, वो लटका कर नीचे फर्श पर गिर जाती है, उसके पैर में चोट लग गई थी, वो रोना नहीं चाह रही थी लेकिन अपने आप को रोने से रोक नहीं सकी, अपने पैर को पकड़कर दर्द सहते हुए बोली, मेरे पैर में चोट लग गई, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। दरवाजे की लॉक को खोलकर अर्जुन स्टोर रूम में आता है, वो नीचे बैठे हुए काव्या को देखकर गुस्से से कहता है, ओह तो तुम आराम कर रही हो, अभी तक तुमने अपने कचरे के ढेर को साफ नहीं किया, अब ये भी तुम्हें बताना होगा, उठो अपनी जगह और इस कचरे को उठाओ जल्दी से। काव्या रोते हुए बोली, मैं नहीं उठ पा रही हूँ, मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं गिर गई थी। वो फुटफुट कर रोने लगी, अर्जुन उसके पास आकर बैठते हुए बोला, दिखाओ अपना पैर, कहाँ चोट लगी है। घुटने में लगी है। अर्जुन काव्या के पैर को देखने के लिए जैसे ही उस चोट लगे हुए जगह को छूने की कोशिश करता है, वो उसे मना करते हुए बोली, नहीं बहुत दर्द कर रहा है, तुम रहने दो। अर्जुन गुस्से से, ठीक है पड़ी रहो यहीं पर, फिर मुझे ब्लेम मत करना। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं देखूंगा कहीं कोई हड्डी फ्रैक्चर तो नहीं हुई है, अपने पैर सीधे करो। नहीं कर पा रही हूं। अर्जुन उसके पैर को पकड़कर हल्के हाथों से खींचता है, काव्या दर्द से तड़पते हुए उसके कंधे को कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन उसके पैर को छोड़कर काव्या की ओर देखने लगा, उसकी बंद आंखें को खोलने के लिए कहते हुए बोला, अपनी आंखें खोलो और मुझे छोड़ो, अंधेरे से डरती हो, कितनी कमजोर लड़की हो तुम, ब्रेव होने का दिखावा क्यों करती हो, अपने डर को दूर करने के लिए डर से लड़ना सीखो। काव्या अर्जुन को छोड़ देती है, वो अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम डिनर करने चलो और खबरदार किसी को कुछ भी बताया, अपने ये कपड़े चेंज करो और मेरे साथ चलो। लेकिन मैं चेंज कहाँ करती, तुम जाओ मैं चेंज करके आती हूँ। अर्जुन स्टोर रूम से चला जाता है, काव्या उसे जाते हुए देखकर खुद के पैर को छूते हुए बोली, मेरा पैर तो सच में ठीक हो गया। घर के किचन लिविंग एरिया में डाइनिंग टेबल पर आए हुए मिस्टर रंधावा जैसे ही अर्जुन को देखते हैं, वो पूछ बैठे, काव्या कहाँ है, तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए। अर्जुन बेरुखी अंदाज में कहा, कोई बच्ची नहीं है वो जो आ नहीं सकती है, आपने कहा मुझसे शादी करने के लिए तो मैंने कर लिया, इससे ज्यादा उम्मीद मुझसे मत रखिए मिस्टर रंधावा, क्योंकि मैं किसी और की वजह से अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकता हूँ। काव्या येलो कलर की सूट पहने हुए थी, अपने पिंक कलर के दुपट्टे को ओढ़े हुए जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आती है, उसे देखकर सोनल मुस्कुराते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, यहाँ मेरे पास बैठो। सब डिनर करने लगे, लेकिन काव्या को अर्जुन और मिस्टर रंधावा को ऐसे देखकर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों ऐसे अलग अलग क्यों हैं। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।